399। भाई लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे। कोई गेंग चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उन्होंने उदास स्वर में कहा, तेंगदा सचमुच एक खास कंपनी है। दूसरी कंपनियां तो अपने आदर्श वाक्य दीवारों पर और कर्मचारियों की पुस्तिकाओं में बड़े गर्व से लिखती हैं। कुछ तो अपने कर्मचारियों को उन्हें याद भी करवा देती हैं, लेकिन तेंगदा अपनी मूल भावना को छुपाए रखती है और कर्मचारियों को उसे खुद समझने देती है। ऐसा लगता है जैसे कंपनी अपने कर्मचारियों के ज्ञान प्राप्त करने का इंतजार कर रही हो। अचानक मुझे इस कंपनी में गहरी दिलचस्पी हो गई है। क्या आप मुझे संक्षेप में समझा सकते हैं कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं? पेई कियान दोपहर में तेंगा नहीं लौटा। इसके बजाय वह टॉप स्टूडेंट कम क्विक के बारे में हे दे शेंग की रिपोर्ट सुनने के लिए ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स गया। टॉप स्टूडेंट कम क्विक का विज्ञापन कुछ दिनों से चल रहा था। इतना ही नहीं, ये काफी असरदार लग रहा था। पेई कियान ने पढ़ाई के दौरान टॉप स्टूडेंट कम क्विक के कई पोस्टर देखे थे। उसने कई छात्रों को इसके पर्चे बांटते हुए भी देखा था। उसके कुछ सहपाठी भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। हालांकि उसे वास्तविक आंकड़े तो नहीं पता थे, लेकिन उसकी पहली धारणा ये थी कि यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय था। इसलिए फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद पेई कियान ने अंततः टॉप स्टूडेंट कम क्विक की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां जाने का फैसला किया। हे दे शेंग ने पेई कियान को परियोजना की स्थिति समझानी शुरू की। हालांकि वह बेहद जोशीला लग रहा था, पेई कियान समझ गया कि वह अंदर से उतना आत्मविश्वासी नहीं था। बॉस पेई, इस समय हम पहले से ही परियोजना के लिए विज्ञापन चला रहे हैं। बेशक अभी हमारा पूरा ध्यान जिंगजोऊ पर ही है। टॉप स्टूडेंट कम क्विक के लिए शुरुआती विज्ञापन रणनीति अपेक्षाकृत सरल और जबरदस्त थी। पिछले 2 दिनों में जिंगजोऊ शहर के कई सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों पर टॉप स्टूडेंट कम क्विक के पोस्टर लग चुके थे। दोपहर और शाम के समय विश्वविद्यालयों और हाई स्कूल परिसरों के पास लोगों का एक समूह पर्चे बांट रहा था। उन्होंने जिंगजोऊ शहर के टीवी स्टेशनों से सीमित संख्या में विज्ञापन स्लॉट भी खरीदे थे। बेशक ये कम पसंदीदा स्लॉट थे। इसके अलावा उन्होंने होंडोंग विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के कुछ मेधावी छात्रों के साथ समझौते किए थे। उन्हें आवेदन के लिए अनुबंधित टॉप स्टूडेंट्स के पहले बैच के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया था। हे दे शेंग उन्हें भुगतान करेगा और वे एक निश्चित मात्रा में काम पूरा करने और एक निश्चित समय तक काम करने की गारंटी देंगे। साथ ही कंपनी किसी भी तरह की धोखाधड़ी पर कड़ी नजर रखेगी। कुछ अतिरिक्त धनराशि भी होगी, जिसका उपयोग एप्लीकेशन के शुरुआती चरण में उपयोगकर्ताओं की फीस में सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा कि अधिकांश लोग कहते हैं, कंपनी पैसा बर्बाद कर रही होगी। पैसा बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। हालांकि वे वास्तव में पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे होंगे। इसके बजाय उन्हें उम्मीद है कि पैसा फलदायी होगा और लोग उनके वफादार उपयोगकर्ता बनेंगे। फिर भी हे दे शेंग को बॉस पेई को वास्तविक आंकड़ा बताने में शर्म आ रही थी, क्योंकि उन्हें ये शर्मनाक लग रहा था। फिलहाल वे केवल जिंगजोऊ में परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने एप्लीकेशन को देश के बाकी हिस्सों में जारी नहीं किया था। वे कितने सक्रिय उपयोगकर्ताओं की उम्मीद कर सकते थे? उनकी बिक्री के आंकड़े भी निराशाजनक थे। वे अब पैसा बर्बाद कर रहे थे और संभवतः निकट भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे। वास्तव में हे दे शेंग को उम्मीद थी कि अब से वे और भी अधिक पैसा बर्बाद करेंगे। जहां तक प्रतिक्रिया की बात है, अधिकांश लोगों की राय अभी भी इस परियोजना के बारे में नकारात्मक थी। एप्लीकेशन में फिलहाल केवल न्यूनतम सुविधाएं ही थीं। कुल मिलाकर जब हे दे शेंग ने पेई कियान को स्थिति के बारे में बताया तो उसने केवल खोखले शब्द कहे, जैसे इसमें अपार संभावनाएं हैं, और कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। ये निस्संदेह पेई कियान के लिए अच्छी खबर थी। उसके लिए सबसे अच्छी खबर यही थी कि कोई अच्छी खबर न मिले। अगर हे दे शेंग को भी गर्व करने लायक कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब था कि परियोजना वास्तव में एक बड़ी गड़बड़ी के साथ शुरू हुई थी। फिर भी पेई कियान काफी समझदार हो गया था। वह सतर्क रहना चाहता था। उसके अपने कर्मचारी उससे अच्छी खबरें और लाभ के संकेत छुपाने में माहिर थे। वे सभी अच्छी खबर की पुष्टि होने तक इंतजार करते थे, उसके बाद ही बॉस पेई को बताते थे। उसे ऐसी स्थितियों से खुद को बचाना था। पेई कियान ने हे दे शेंग की ओर देखा और कहा, शुरुआत के लिए तो यह अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि भविष्य में यह एप्लीकेशन किस तरह से सफलता हासिल करेगी? कुछ सोचने के बाद हे दे शेंग ने उत्तर दिया, सफलता? मुझे लगता है कि यह सामाजिक संपर्क स्थापित करने की इसकी क्षमता में होगी। क्या? पेई कियान ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत सतर्क हो गया। हालांकि हे दे शेंग को बॉस पेई के चेहरे के भावों में आए बदलाव का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वह बोलते रहे, सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देना ही वह तरीका है जिससे हम भविष्य में इस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द विकसित और मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल हमारे एप्लीकेशन के आंकड़े औसत दर्जे के हैं और हाई स्कूल के छात्र और अभिभावक इसे साधारण समझते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों में ये काफी लोकप्रिय है।
कमजोर छात्र हो या मेधावी छात्र, सभी बड़ी गंभीरता से अपनी जानकारी भरते हैं और एप्लीकेशन पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं। इसके अलावा उनके विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति से मिलने की संभावना समान लिंग के किसी व्यक्ति से मिलने की संभावना से अधिक है। इसका मतलब है कि हमारा एप्लीकेशन सामाजिक मेलजोल का अवसर प्रदान करता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें। पेई कियान ने भौहें चढ़ा ली, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा था। पेई कियान को इसमें कोई संदेह नहीं था कि बहुत से लोग अध्ययन के देवता और अध्ययन की देवियों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। पढ़ाई के प्रति जुनूनी अकेले छात्र छात्राएं भी शायद अपने आकर्षक सहपाठियों का विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर उसने इस स्थिति को विकसित होने दिया तो एप्लीकेशन छात्रों के लिए एक रिश्ता बनाने का जरिया बन जाएगा, है ना? उसी क्षण पेई कियान ने तुरंत हे देशेंग को रोका। आप सही कह रहे हैं। हे देशेंग की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे बॉस पेई ने उसकी बात को सही साबित कर दिया हो। पेई कियान, ये वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है। हे देशेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पेई कियान को हैरानी से देखा। पेई कियान ने अपने आश्चर्य को छिपाते हुए कहा, हम इन बुरी शक्तियों को पनपने नहीं दे सकते। हे देशेंग थोड़ा चक्कर खा गया। क्या? क्यों नहीं? पेई कियान ने गंभीरता से उत्तर दिया, खतरा बहुत बड़ा है। थोड़े समय के लिए हम इसका उपयोग लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इससे हमारे एप्लीकेशन में सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो जाएंगे। एप्लीकेशन के कई उपयोगकर्ताओं के इरादे भी गलत होंगे। इससे पूरे प्लेटफॉर्म का माहौल खराब होगा और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। हम अपने मुख्य उपयोगकर्ताओं को भी खो देंगे। इसलिए हमें हर कीमत पर इससे बचना होगा। एप्लीकेशन में तुरंत बदलाव करें। अगले संस्करण में कुछ और सुविधाएं जोड़ी जानी चाहिए और व्यक्तिगत जानकारी पृष्ठ के डिजाइन को संपादित किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता अपनी तस्वीरें अपलोड नहीं कर सकते या अपना लिंक प्रदर्शित नहीं कर सकते। लोग अपने बारे में मनचाही टिप्पणियां नहीं लिख सकते। इसके बजाय उन्हें हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले सीमित विकल्पों में से चुनना होगा। यह उनके प्रोफाइल में लेबल जोड़ने जैसा होगा। अगर हम उन्हें खुद कमेंट लिखने की अनुमति नहीं देंगे तो वे अपने लिंग और रूप रंग के बारे में संकेत नहीं दे पाएंगे। एक पैनिक अलार्म बटन जोड़ें और उन्हें अपनी लाइव लोकेशन दिखाने की अनुमति दें ताकि उनके दोस्त जान सकें कि वे किसी भी समय कहां हैं। वेबसाइट पर एक प्रमुख स्थान पर यह सूचना लगाएं, सभी को केवल स्कूलों के सेल्फ स्टडी रूम, कैफे या अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर ही मिलने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही अपनी जांच प्रक्रिया को तेज करें। हमें सभी की पहचान सत्यापित करनी होगी, चाहे वे फेल हों या टॉप स्टूडेंट। हमें ये भी जांचना होगा कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या स्कूल में अनुशासनहीनता का रिकॉर्ड तो नहीं है। जो भी व्यक्ति समस्याग्रस्त प्रतीत होता है उसे खाता बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हे देशेंग को थोड़ा चक्कर आ रहा था। अगर मूल टॉप स्टूडेंट कम क्विक आवेदन पर विपरीत लिंग के लोगों के बीच आकर्षण पैदा होने लगा था तो बॉस पेई के लगातार बदलावों से न केवल वह आकर्षण खत्म हो जाएगा बल्कि नया आकर्षण पैदा होने की कोई संभावना भी नहीं रहेगी। हे देशेंग ने सोचा था कि इसका इस्तेमाल आवेदन को जल्द से जल्द लोकप्रिय बनाने के लिए एक चाल के रूप में किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे लोग आवेदन का उपयोग करना चाहेंगे या नहीं। हालांकि बॉस पेई ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। फिर भी हे देशेंग ने ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल सिर हिलाया और कहा, ठीक है बॉस पेई, मैं इसे तुरंत करूंगा। बॉस पेई के गंभीर चेहरे को देखकर हे देशेंग को पूरा यकीन हो गया कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। अब जब उन्होंने छिपे हुए खतरे को टाल दिया था, पेई कियान खुश थे। अब वे इस प्रोजेक्ट को लेकर निश्चिंत हो सकते थे। उसी क्षण उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश आया। यह मानव संसाधन विभाग के वुबिन का था। बॉस पेई, मैंने वही किया है जो आपने मुझे करने को कहा था। पेई कियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, अच्छी चीजें एक साथ आती हैं। अब जब कोई गेंग तेंगदा की भावना को समझ गए थे तो ये देखना बाकी था कि वापस लौटने पर वे कितने सहपाठियों को प्रभावित कर पाएंगे। पेई कियान को दोबारा चक्कर लगाने से पहले कुछ देर इंतजार करना पड़ा। हाँ, सही कहा। क्या आपको पता है कि साझा फोन बूथ का क्या हाल है? पेई कियान ने कैजुअली पूछा। हे देशेंग अभी भी टॉप स्टूडेंट कम क्विक एप्लीकेशन में किए जाने वाले बदलावों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने जवाब देने में 2 सेकंड का समय लिया। मुझे पक्का नहीं पता। जब से आपने मुझे टॉप स्टूडेंट कम क्विक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी है तब से मैंने उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना बंद कर दिया है। वैसे मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है। पेई कियान ने सिर हिलाया। हालांकि उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन कम से कम वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि हाउ देशेंग आज्ञाकारी था। ऐसा लग रहा था कि उसे खुद जाकर देखना पड़ेगा। आज शुक्रवार था, हालांकि शॉपिंग मॉल में सप्ताहांत की तरह भीड़ नहीं होगी, फिर भी पेई कियान का अनुमान था कि काफी लोग होंगे। वह गाड़ी में बैठा और लिटिल सन से कहा, हुआन्यू तियांजी चलो। बॉस पेई के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, मैंने तुम्हें उनमें से कुछ ही बताई हैं।
अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप वेबसाइट के बॉस माँ से इन्हें आपके लिए इकट्ठा करने को कह सकते हैं। वह और बॉस पेई के कई करीबी लोग उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे, वू बिन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुई गेंग अभी भी संतुष्ट नहीं लग रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि बॉस पेई और तेंगदा का इतना रंगीन इतिहास और किंवदंती होगी। एक अनोखे बॉस ने इतनी अनोखी कंपनी की स्थापना की है। अगर मैं इस कहानी को उपन्यास में लिखूं तो ये यकीनन बहुत रोमांचक होगा। लेकिन कुई गेंग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, मानो कोई समस्या हल न कर पा रहा हो। बॉस पेई नायक बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। वो बिन हैरान रह गया। क्यों नहीं? कुई गेंग ने समझाया, वह बहुत ही परिपूर्ण है। असलियत में भी उनके जैसे लोग होते हैं, जैसे नेक लोग, संत और सुधारक। सफल लोगों में असाधारण गुण और विशेषताएं तो होती ही हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति किसी किताब का मुख्य पात्र बन जाए तो वह बहुत ही बनावटी और अस्वाभाविक लगेगा। पाठकों को कहानी में मग्न करना मुश्किल होगा। आखिरकार वास्तविकता में तर्क की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उपन्यासों में होती है। बॉस पेई जैसा नेता शायद असलियत में मौजूद हो, हर कोई यही कहेगा कि वह दुर्लभ, अद्वितीय और भाग्यशाली है। लेकिन अगर मैं उसे किसी किताब में डाल दूं तो पाठक उसे बनावटी और पाखंडी समझेंगे। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि वह असली है। इसलिए मुझे अपनी किताब में कुछ बदलाव करने होंगे। इससे पाठकों को रुचिकर लगेगा। खैर, आज के लिए धन्यवाद। आज मुझे तेंगदा भावना के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। कुई गेंग ने वो बिन से हाथ मिलाया। वो बिन मुस्कुराया। ये बॉस पेई का इंतजाम था। मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। कुई गेंग ने समय देखा। शाम के 4 बज चुके थे, अभी उसे काम से छुट्टी नहीं मिली थी। वो बिन ने उसे याद दिलाया, तुम जब चाहो यहाँ आ जा सकते हो। कुछ सोचने के बाद कुई गेंग ने पूछा, क्या मैं मनोरंजन कक्ष का कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो बिन ने जवाब दिया, बिल्कुल। कुई गेंग खेल कक्ष में वापस चला गया। इस बार उसने कोई खेल नहीं खेला। इसके बजाय वह उस विशाल कंप्यूटर के सामने बैठ गया जिस पर बड़े पैमाने के सभी खेल आसानी से चल सकते थे, और अपने नए विचारों को व्यवस्थित करना चाहता था। उसे अपनी प्रेरणा को अच्छी तरह से समझना था। हालांकि इससे पहले कुई गेंग ने लेखक के प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया और अपनी नई पोस्ट का विषय भरा, पूर्णता पूर्वानुमान। सामग्री लिखने के बाद कुई गेंग मन ही मन परेशान हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि पूर्वानुमान अपलोड करते ही उसे खूब खरी खोटी सुननी पड़ेगी। हालांकि 5 मिनट तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार प्रकाशित करें बटन पर क्लिक कर दिया। कार में ऊब महसूस करते हुए पेई कियान ने अपना मोबाइल फोन निकाला, जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क का एप्लीकेशन खोला और पेज रिफ्रेश किया। अभी शाम के 6 बजे भी नहीं बजे थे। लेखकों की कक्षा के लेखकों के लिए अपने नए अध्याय अपलोड करने का समय नहीं हुआ था। इसीलिए एक किताब पर लिखे पूर्णता पूर्वानुमान ने पेई कियान का ध्यान खींचा। पेई कियान के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने जल्दी से उस पर क्लिक किया और उसकी सामग्री पढ़ी। एक पल बाद पेई कियान के चेहरे से उलझन गायब हो गई। उसकी जगह एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। वह सीखने के लिए उत्सुक है। वह बहुत सीखने के लिए उत्सुक है। उसने तुरंत लिटिल सन से कहा, चलो कल सुबह हुआन्यू त्यांजी चलते हैं। पहले ऑफिस वापस चलते हैं। मैं इस कुई गेंग से मिलना चाहता हूँ। कुई गेंग की पूर्णता पूर्वानुमान बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई थी। मैं वह तंबूदार जानवर हूँ जो अपने जीवन के लिए लिखता है। मैं आप सभी को अपने दिल की गहराई से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कई दोस्तों को उम्मीद थी कि इस किताब में 2, 3 या यहाँ तक कि 5 मिलियन शब्द होंगे। आप में से कुछ तो ये भी चाहते थे कि यह किताब कभी खत्म न हो। लेकिन मुझे जुबान हुआ उपन्यास लिखने का उतना अनुभव नहीं है। इस किताब का ढांचा शुरू से ही बड़ा नहीं था। सबसे रोमांचक हिस्सों को 7 या 8 लाख शब्दों में लिखा जा सकता था। विषय वस्तु को संक्षिप्त करने के बाद मैंने इसे अधिकतम 10 लाख शब्दों तक बढ़ाया। आप सभी ने देखा होगा कि मैंने हाल ही में कथानक को गति दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं 7 लाख शब्दों तक पहुंच रहा था और उपन्यास के कथानक के अंत के करीब था। मुझे डर था कि अगर मैंने किताब को अचानक खत्म कर दिया तो आप में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको अभी से चेतावनी दे रहा हूँ, किताब शायद 1-2 हफ्ते में अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी। कृपया तैयार रहें। मैं अगली किताब की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास कुछ ठोस सामग्री होगी, मैं आप सभी को एक साथ सूचित करूंगा। कुई गेंग की उम्मीद के मुताबिक कमेंट सेक्शन में तुरंत चर्चाओं की बाढ़ आ गई। कुई गेंग ने तुरंत जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के एप्लीकेशन से बाहर निकलकर उसकी प्रक्रिया रोक दी ताकि उन्हें अपने पाठकों की टिप्पणियां न पढ़नी पड़ें। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शायद आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि टिप्पणियां किस बारे में होंगी। अगर वे मुझे डांटना शुरू कर दे तो क्या हुआ? जब तक मैं टिप्पणियां नहीं पढ़ूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डांट भी पड़े तो मुझे अपने मन की बात लिखनी है। मुझे लग रहा है कि यह विचार मेरे लेखन करियर का सबसे सुनहरा पल साबित होगा। कुई गेंग ने कंप्यूटर चालू किया और एक नया दस्तावेज बनाया। फिर उन्होंने जल्दी से अपना विचार लिख डाला।
भले ही यह कहानी अपने सर्वोत्तम रूप में हो, शहर में घटित कहानी पारंपरिक शुभानहुआ और शियांशिया कहानियों जितनी अच्छी नहीं होगी। फिर भी इसके कई पाठक होंगे। ये निश्चित रूप से एक चर्चित विषय होगा। हालांकि फिलहाल शहर में घटित अधिकांश कहानियां इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि वे निरर्थक शेखी और रोमांस के बारे में हैं, जिनमें शक्तिशाली सैनिक और कॉलेज की सुंदरियां नायक होती हैं। यह मेरी शैली नहीं है। मैं निरर्थक शेखी के बारे में नहीं लिख सकता और मैं उपदेशात्मक भी नहीं लग सकता क्योंकि यह इस विचार की विशिष्टता से मेल नहीं खाएगा। इसलिए मैं हास्यपूर्ण लहजे में एक कहानी लिखने जा रहा हूं। मैं पाठकों को केवल अच्छा महसूस नहीं कराऊंगा जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं। इसके बजाय मैं उन्हें ऐसा महसूस कराऊंगा जैसे वे सब कुछ नियंत्रित करने वाले ईश्वर हों। कोई गेंग जब विचार कर रहे थे तभी उन्हें उपन्यास का एक अच्छा ढांचा सूझ गया। इसका नाम द बटरफ्लाई गेम होगा। उन्होंने अभी तक नायक का नाम नहीं सोचा था। वैसे भी वह सिर्फ एक पात्र होगा। नायक एक दिन घर पर आराम से बैठा होगा। अचानक ऊपर से एक यंत्र गिरेगा। नीले प्रकाश का एक गोला उसके सिर पर टकराएगा और उसमें समा जाएगा। नायक को बाद में एहसास होगा कि वह जब चाहे उस प्रकाश के गोले को बुला सकता है। उस प्रकाश के गोले के माध्यम से वह एक समानांतर दुनिया में घटित हो रही हर चीज को देख सकता है। उस प्रकाश के गोले में द बटरफ्लाई गेम नाम का एक खेल होगा। इस नाम की प्रेरणा बटरफ्लाई इफेक्ट से ली गई थी। नायक उस समानांतर दुनिया का निर्माता नहीं होगा। खेल में उसके पास कुछ शक्तियां होंगी, लेकिन वह समानांतर दुनिया में केवल सतही बदलाव ही कर पाएगा। वह अमेज़न के जंगल में धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाती तितली की तरह होगा। खेल का उद्देश्य सतही परिवर्तनों की श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम से खेल में मौजूद लोगों और वस्तुओं पर सबसे बड़ा प्रभाव डालना होगा। अंत में खेल नायक द्वारा उत्पन्न प्रभाव का आकलन करेगा और उसे अंक देगा। फिर उसे उस अंक के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे जैसे चक्र चलता रहेगा, नायक को अधिकाधिक शक्तियां प्राप्त होती जाएंगी और उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जाएगा। इस प्रकार नायक लगातार तितली प्रभाव उत्पन्न करता रहेगा। कई लोग कारकों के एक विचित्र संयोजन के कारण उस दुनिया में अपने सपनों को साकार करना शुरू कर देंगे। कोई गेम ने शुरुआत में ही पहले दृश्य को लिखने के बारे में सोच लिया था। वह एक स्वतंत्र गेम डिजाइनर से शुरुआत करेंगे जो बेसहारा और निराश होगा, लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इस गेम डिजाइनर के बेसहारा और निराश होने के कारण वह एक बहुत ही सरल और सादा गेम बनाएगा। हालांकि ये ईमानदारी से भरा होगा, फिर भी उसके पास विज्ञापन के लिए पैसे न होने के कारण कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। असहाय और हताश होकर गेम डिजाइनर अपने सपनों को त्यागने और घर लौटकर एक कारखाने में काम करने का फैसला करेगा जिसे उसके परिवार ने उसके लिए ढूंढा होगा। समानांतर दुनिया का अवलोकन करते हुए नायक की नज़र एक गेम डिजाइनर पर पड़ती है। अपनी सीमित शक्तियों का उपयोग करते हुए वह गेम चैनल में एक यूपी मास्टर को ढूंढता है और उसे अनजाने में गेम डाउनलोड करने और खेलने के लिए मजबूर करता है। यूपी मास्टर अपनी पहल पर गेम की अनुशंसा करता है, जिससे गेम रातों रात लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं। इन सभी चीजों से गेम डिजाइनर के सपने सच हो सकते थे। बेशक चूंकि यह कहानी केवल शुरुआत थी, इसलिए यह अपेक्षाकृत सरल थी। जैसे जैसे कथानक आगे बढ़ता, कहानी और भी जटिल होती जाती। उदाहरण के लिए, पुस्तक में एक बेहद धनी खलनायक होगा। वह एक बहुराष्ट्रीय निगम का मालिक होगा और दुनिया भर की प्रतिष्ठित गेम कंपनियों को खरीदना चाहेगा। फिर वह उन कंपनियों से एक एक पैसा निचोड़ लेगा। इन गेम कंपनियों को अधिग्रहण के लिए मजबूर करने के लिए वह गंदी चालें चलेगा, कंपनियों में जासूस भेजेगा या ऑनलाइन उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करके उन्हें वित्तीय कठिनाइयों में डालेगा। अंततः अपनी पसंदीदा कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। नायक का मिशन होगा बटरफ्लाई इफेक्ट का उपयोग करके, जिससे वह अच्छी तरह परिचित हो चुका है, दुनिया में कुछ बदलाव करके खलनायक की योजनाओं को विफल करना। ऐसा करके वह नेक इरादे वाली गेम कंपनियों को दुर्भावनापूर्ण अधिग्रहण से बचाएगा। कुल मिलाकर नायक को अपनी जादुई शक्तियों और तितली प्रभाव का उपयोग करके समानांतर दुनिया में सभी को प्रभावित करना होगा और उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करनी होगी। ये सभी लोग विभिन्न उद्योगों से हो सकते हैं। वे गेम डिजाइनर, उद्यमी, कैफे मालिक, गायक, अभिनेता, निर्देशक, लेखक आदि हो सकते हैं। ऐसे कई पात्र होंगे। समय बीतने के साथ जिन लोगों की नायक ने मदद की है, वे एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यह अनुमान लगाना कठिन होता जाएगा कि घटनाएं किस प्रकार आगे बढ़ेंगी। जैसे जैसे सहायक पात्र परिपक्व होते जाएंगे और उनका जीवन एक दूसरे से जुड़ता जाएगा, नायक का तितली प्रभाव और भी शक्तिशाली होता जाएगा। उदाहरण के लिए, एक ऐसे बच्चे को लें जिसके सामने स्कूल छोड़ने की संभावना थी। नायक के तितली प्रभाव के कारण उस बच्चे को एक दयालु व्यक्ति से आर्थिक सहायता मिलेगी। वह हाई स्कूल से स्नातक होगा और विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा। फिर वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करेगा और पीएचडी प्राप्त करेगा, जिसके बाद वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना के अनुसंधान और विकास में भाग लेगा।
परियोजना सफल होगी और एक नया निवेश अवसर उत्पन्न होगा। इसी बीच एक अन्य सहायक पात्र की कंपनी अपर्याप्त धन के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती है। हालांकि उस परियोजना में निवेश करने के कारण वे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और उद्योग जगत के दिग्गज बन जाते हैं। वे आगे चलकर पूरी दुनिया के जीवन जीने के तरीके को गहराई से बदल देते हैं। कुल मिलाकर नायक द्वारा बार बार बटरफ्लाई इफेक्ट का उपयोग करने के कारण समानांतर दुनिया धीरे धीरे एक आदर्श दुनिया में बदल जाएगी। विचार को पूरा लिखने के बाद कुई गेंग ने इसका मूल्यांकन करने के लिए इसे कई बार पढ़ा। यह एक आम कहानी नहीं है और इसमें बड़े जोखिम शामिल हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि इसमें अवसर भी हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने शहर में ऐसी ही कहानी लिखी है। पाठकों को नायक की तरह नहीं बल्कि भगवान की तरह महसूस कराया जाएगा। वे देखेंगे कि कैसे समानांतर दुनिया प्रत्येक बटरफ्लाई इफेक्ट के कारण धीरे धीरे और अनजाने में बदलती है। ऐसी कहानी पाठकों को उत्सुक बनाए रखेगी और उन्हें भविष्य के लिए आशा से भर देगी। कोई भी सहायक पात्र दिखावा करने की कोशिश नहीं करेगा और अंत में नायक से हार जाएगा। इसके बजाय सभी सहायक पात्र एक एक करके अपने सपनों को पूरा करेंगे और समानांतर दुनिया और भी बेहतर होती जाएगी। ये किताब हास्य से भरपूर होगी। ये काफी सुकून देने वाली भी होगी। मुझे लगता है कि यह उन पाठकों को पसंद आएगी जो असीमित क्षमता वाले युवा नायकों की कहानियों से ऊब चुके हैं। मैं विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से सामग्री एकत्र कर सकता हूँ। देश में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें कंपनियों ने महज संयोग से साम्राज्य स्थापित किए हैं। यहां तक कि तेंगरा से भी प्रेरणा ली जा सकती है। हकीकत उपन्यासों से कहीं ज्यादा रोमांचक होती है। कुई गेंग जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते उतना ही ज्यादा प्रेरित होते। इस कथानक में कुछ कमियां थीं, वह इसे परिपूर्ण नहीं कह सकते थे। आखिर कौन सा कथानक परिपूर्ण होता है? जब तक कोई नए क्षेत्र में कदम रखता है जोखिम तो रहता ही है। ये सोचकर कुई गेंग ने दस्तावेज को अपने ईमेल पर भेजा और फिर कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। लेखकों के लिए विचार जैसी चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अगर दूसरे लोग दस्तावेज देख लेते और जानकारी लीक कर देते और कोई और उनके विचार पर आधारित किताब लिखना शुरू कर देता तो वह मुश्किल में पड़ जाते। काम खत्म होने के बाद कुई गेंग ने अपने मोबाइल फोन पर नजर डाली। अब छुट्टी का समय हो गया था। वह उठे और बाहर चले गए। वापस आकर मुझे किताब का अंत लिखने के लिए पूरी लगन और मेहनत करनी होगी। शुरुआत में इसका ढांचा बहुत बड़ा नहीं था। अगर मैं रोज 8000 शब्द लिखता रहूं तो शायद एक हफ्ते में ही अपनी मूल योजना पूरी कर लूंगा। फिर मैं किताब को निर्णायक रूप से समाप्त कर दूंगा। डांट पड़ने पर क्या हुआ? मैं तुरंत एक नई किताब लिखना शुरू कर दूंगा और ऐसा दिखावा करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने नए विचार के लिए मैं डांट भी बर्दाश्त कर लूंगा। कुई गेंग खेल कक्ष से बाहर निकला और बॉस पेई से टकरा गया जो अभी अभी कार्यालय लौटे थे। जब पेई कियान ने कुई गेंग को खेल कक्ष से बाहर आते देखा तो वह मुस्कुरा उठा। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूँ। कुई गेंग दंग रह गया। क्या? लेकिन बॉस पेई? कोई लेकिन नहीं, बस मेरे साथ चलो। बॉस पेई ने कुई गेंग को आपत्ति करने का मौका भी नहीं दिया। वह उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए और दोनों एक भव्य दावत के लिए मिंग हाउस की ओर चल पड़े। गाड़ी में कुई गेंग के मन में कई शंकाएं थीं। बॉस पेई मुझे देखकर इतने खुश क्यों थे? क्या उन्हें पहले से ही पता है कि आज टेंग द स्पिरिट का पाठ सफल रहा? क्या वह मुझे प्रोत्साहित करने के लिए दावत दे रहे हैं? मिंग हाउस। पेई कियान ने मुस्कुराते हुए कुई गेंग की ओर देखा जिससे कुई गेंग के रोंगटे खड़े हो गए। बॉस पेई, कृपया आप भी खा लीजिए। मेज पर रखे व्यंजन कुई गेंग को बेहद स्वादिष्ट लग रहे थे। हर व्यंजन लजीज था और कुई गेंग के लिए यह मात्रा ज्यादा नहीं थी। फिर भी वह अकेले इतने सारे व्यंजन खत्म नहीं कर सकता था। बॉस पेई को व्यंजनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उन्हें ऐसे चुन चुनकर खा रहे थे जैसे घर पर खा रहे हों। बॉस पेई को प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए कुई गेंग बेवजह घबरा गया। वह अनजाने में ही कुछ अटपटी कहानियां गढ़ने लगा। आखिर एक वेब नॉवलिस्ट की कल्पना शक्ति तो कमाल की होती है। बेशक पेई कियान को नहीं पता था कि कुई गेंग इस समय क्या सोच रहा था। कुई गेंग को घूरने का मुख्य कारण यह था कि उसे लगा कि उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया है। पेई कियान ने शुरू में इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। कक्षा में सबसे कम लिखने वाले लेखक को कंपनी में बुलाया गया ताकि वह तेंगदा की कार्यशैली को समझ सके और तेंगदा के आलसी माहौल का अनुभव कर सके। फिर वह इस कार्यशैली को कक्षा में वापस लाकर मेहनती लोगों की पूरी कक्षा को अंदर से तोड़ सकता था। पेई कियान को कुई गेंग से इतनी शानदार उम्मीद नहीं थी। उसने न केवल उनकी उम्मीदों को पूरा किया बल्कि एक और आश्चर्य भी हुआ। वह सुबह तेंगदा मुख्यालय के गेम रूम में गेम खेलने गया। दोपहर में उसने एक झलक पोस्ट की जिससे पता चलता है कि वह भविष्य में इस किताब को आराम से लिखेगा और जल्द ही पूरा कर लेगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पाठक इसे पढ़ेंगे या नहीं। कितना बेफिक्र, कितना सहज। पेई कियान को लगा कि अगर जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के सभी लेखक कुई गेंग जैसे होते तो चिंता की कोई बात ही नहीं होती।
पेई कियान जितना इसके बारे में सोचता उतना ही संतुष्ट होता। वह तो कुई गेंग को कोई महत्वपूर्ण काम सौंपना भी चाहता था। हालांकि पेई कियान ने तुरंत इसका खुलासा नहीं किया। उसने इस पर विचार किया और सोचा कि उसे और सतर्क रहना चाहिए। उसे कम से कम कुई गेंग को परखना तो था ही कि क्या वह वाकई वह प्रतिभा है जिसकी उसे जरूरत है। मेरे कुछ सवाल हैं, बस यूं ही बातचीत कर रहा हूं, पेई कियान ने कहा। कुई गेंग ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, बॉस पेई, बताए। उसके मन में कुछ शंका थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि बॉस पेई के मन में क्या चल रहा है। हालांकि वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि यह कोई साधारण भोजन नहीं था। बॉस पेई एक बड़े बॉस थे जिनकी इस कंपनी के आकार के हिसाब से कम 10 करोड़ युआन की संपत्ति थी। ऐसे बॉस का शेड्यूल कितना व्यस्त होगा। उनके पास उसके जैसे छोटे मोटे व्यक्ति के साथ भोजन करने का समय कैसे हो सकता है। कुई गेंग को शायद अपने आप पर गर्व हो रहा था, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि वह एक साधारण लेखक है। उसे जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के शीर्ष लेखकों में भी नहीं गिना जाता था। कुई गेंग भले ही आलसी हो, पर वह मूर्ख या बेवकूफ नहीं था। भले ही उसे मानव सभ्यता से नफरत हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और दिमाग को तैयार किया बॉस पेई के सवाल का जवाब देने के लिए। ये किताब काफी अच्छी चल रही है, अचानक इसे खत्म करने की घोषणा क्यों कर रहे हो? पेई कियान ने खाना खाते हुए लापरवाही से पूछा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को बहुत सहज रखा और मुस्कुराया ताकि कुई गेंग पर दबाव न पड़े। फिर भी कुई गेंग का दिल बैठ गया। यह क्या? मैंने इस उपन्यास के खत्म होने की झलक 2 घंटे पहले ही दिखाई थी और बॉस पेई को पहले ही पता चल गया। समस्या ये थी कि बॉस पेई को कैसे पता चला? क्या बॉस माँ ने उन्हें बताया? असंभव, बॉस माँ इतनी छोटी सी बात पर बॉस पेई को कैसे परेशान कर सकते हैं? इसलिए एकमात्र बची संभावना, क्या बॉस पेई मेरी किताब पढ़ रहे होंगे? कुई गेंग अचानक घबरा गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यही एकमात्र संभावना है। तभी बॉस पेई का रवैया बहुत दिलचस्प था। कुई गेंग ने नर्म रोशनी में बॉस पेई की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर भी इस मुस्कान के पीछे एक अनकहा रहस्य छिपा था। कुई गेंग तुरंत समझ गया। धिक्कार है, बॉस पेई खुद मुझसे किताब अपडेट करने के लिए कह रहे हैं। मुझे रात के खाने पर बुलाना बल प्रयोग करने से पहले शांतिपूर्ण तरीके आजमाने जैसा था। कुई गेंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अच्छे और बुरे में फर्क न कर सके। उसने जल्दी से जवाब दिया, अगर बॉस पेई इसे पढ़ना चाहें तो मैं वह अध्याय तुरंत हटा सकता हूँ। अगर बॉस पेई सहमत नहीं होते तो मैं किताब खत्म नहीं करूंगा। मैं इसे 5 मिलियन नहीं 10 मिलियन शब्दों में लिखूंगा। पेई कियान, धिक्कार है, इस कुई गेंग ने मुझे गलत समझा। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इसे अभी या जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना ही अच्छा रहेगा। मैं सच कह रहा हूँ, पेई कियान ने जल्दी से समझाया। एक आदमी को निर्णायक होना चाहिए और काम को व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। कुई गेंग ने पलकें झपकाईं, अभी भी असमंजस में था। ये कैसा देवदूत पाठक है। अगर हर पाठक बॉस पेई की तरह विचारशील होता तो मैं एक लेखक के रूप में कितना खुश होता। कुई गेंग ने उत्साह से अपना शराब का गिलास ऊपर उठाया। बॉस पेई, और कुछ मत कहिए, सब शराब में है। कुई गेंग के उत्साह से पेई कियान आश्वस्त हो गया कि किताब को रद्द करना ही उसकी सच्ची इच्छा थी। आपने आज ही समाप्ति की सूचना क्यों दी? पेई कियान ने पूछा। कुई गेंग ने एक लंबी आह भरी। जब तक बॉस पेई उसे अपडेट करने के लिए दबाव नहीं डाल रहे थे तब तक सब कुछ आसान था। बॉस पेई, आज मैं तेंगदा की भावना से बहुत प्रेरित हुआ। इन्हीं भावनाओं के आधार पर मैंने ये सूचना भेजी है। पेई कियान की आंखें तुरंत चमक उठीं। बहुत बढ़िया, ये लड़का वाकई बहुत तेज है। हालांकि एक सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पाया। उसे कुछ और सवाल पूछने थे। इस किताब का अंत लिखने के बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? नई किताब शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए सामग्री इकट्ठा करूंगा। और क्या कर सकता हूं? अगर पाठक आपकी आलोचना करें तो बस टिप्पणियां मत पढ़ना। पेई कियान ने कहा, तो मैं माईकुन से बात करके आपको पढ़ाई की कक्षा छोड़ने और दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए कहूंगा। आपका क्या विचार है? कुई गेंग को कुछ संदेह हुआ। बॉस पेई ने मुझे पढ़ाई की कक्षा छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए कहा। क्यों? बॉस पेई ने मेरी कार्यक्षमता देखी और मुझे अपने अधीन किसी विभाग का प्रभार संभालने के लिए कहा। असंभव, मैं तो बस एक वेब नॉवेलिस्ट हूँ। मुझमें काम करने की क्या क्षमता होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस पेई मेरे लिए कोई पद तय करना चाहते हो ताकि मैं बेहतर तरीके से सामग्री जुटा सकूं? कुई गेंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होगा। पेई कियान ने गौर से देखा और पाया कि कुई गेंग ने आखिरी सवाल को छोड़कर बाकी सभी सवालों के जवाब बिना सोचे समझे दे दिए। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। पेई कियान बहुत खुश हुआ। वह वाकई सीखने के काबिल था। उसने शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया, ये सोचते हुए कि वह इस प्रतिभा का उपयोग कैसे कर सकता है। तेंगा कॉर्पोरेशन में अब कई समस्याग्रस्त विभाग थे।
हाल ही में हुए तेंगा स्पिरिट कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बाद मेहनती भावना में कुछ हद तक बदलाव आया था, लेकिन बदलाव की गति अभी भी बहुत धीमी थी। पेई कियान को लगा कि कुई गेंग जैसी प्रतिभा को किसी छोटे से अध्ययन कक्ष में रखना व्यर्थ होगा। उसे उन विभागों में भेजना होगा जहां काम करना मुश्किल हो। उदाहरण के लिए गेमिंग विभाग, फी हुआंग वर्कस्पेस, ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। इन विभागों ने अपनी स्थापना के समय से ही लगातार पेई को धोखा दिया था। हाल ही में ये सिलसिला और भी बढ़ गया था और अब इससे पीछे हटना काफी मुश्किल हो गया था। बॉस पेई के लिए ये सभी बोझ बहुत भारी थे। शायद कुई गेंग उसे वहां भेजकर इस स्थिति को बदल सके। किस विभाग में जाना है? पेई कियान असमंजस में था। क्यों न उसे खुद ही फैसला करने दिया जाए? पेई कियान ने धीरे से पूछा, तेंगा में आपको कौन सा विभाग सबसे अच्छा लगता है? कुई गेंग एक पल के लिए चौंक गया। ओह बॉस पेई, मुझे नहीं पता कि तेंगा के कौन कौन से विभाग हैं। पेई कियान ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और तेंगा की मौजूदा गतिविधियों की जानकारी देने के लिए TPDB वेबसाइट पर लॉगिन किया। फोन लेते ही कुई गेंग मन ही मन हैरान रह गया। ये तेंगा कॉर्पोरेशन तो वाकई एक विशाल कंपनी थी। वह थोड़ा अचंभित लग रहा था। उसे कई विभागों में दिलचस्पी थी, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें, वह तय नहीं कर पा रहा था। उपन्यासों के लिए सामग्री जुटाने के लिए सभी विभाग उपयोगी होने चाहिए। बॉस पेई, मैं उन सभी में जाना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? बिल्कुल, अगर आपके लिए सुविधाजनक न हो तो रहने दीजिए, कुई गेंग ने कहा। पेई कियान बेहद खुश हुआ। सुविधाजनक क्यों न हो? चीजें तो मरी हुई होती हैं, इंसान जिंदा होते हैं। चूंकि आपकी जरूरतें हैं, मैं उन्हें जरूर पूरा करूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक विशेष पद दूं? आप तेंगा के किसी भी विभाग में अपनी मर्जी से जा सकते हैं। विभाग का प्रभारी आपके लिए एक वर्क स्टेशन तैयार करेगा और आपको वेतन देगा। सब कुछ औपचारिक कर्मचारियों के मानकों के अनुसार होगा। यदि आपको कोई आवश्यकता हो तो विभाग में सभी को बिना शर्त आपका सहयोग करना होगा। आप अपने कार्यक्षेत्र का निर्धारण स्वयं करेंगे और किसी और को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। यदि आप चाहें तो विभाग बदल सकते हैं। यदि आप चाहें तो मूल विभाग में वापस आ सकते हैं। किसी भी विभाग का प्रभारी आपको किसी भी कारण से नहीं रोक सकता। पेई कियान ये सुनकर बेहद खुश हो गई कि कुई गेंग हर जगह जाना चाहता है। सोने की बनी गोबर हिलाने वाली छड़ी का इस्तेमाल सिर्फ कक्षा में ही करना व्यर्थ होगा। इसका इस्तेमाल तो पूरी तेंगा कॉर्पोरेशन में हलचल मचाने के लिए होना चाहिए। पेई कियान की कल्पना में ये कहानी एकदम सही थी। कुई गेंग एक दुर्लभ प्रतिभा था जो तेंगा की भावना को पूरी तरह समझता था। उसे अन्य विभागों में जाने देना मतलब था कि वह तेंगा की भावना को फैला सकता है और कड़ी मेहनत के चलन को उलट सकता है। साथ ही हर विभाग को उसके लिए एक वर्क स्टेशन तैयार करना होगा। उसे वेतन और बोनस जैसे सभी लाभ एक नियमित कर्मचारी की तरह दिए जाने थे। अपने काम का दायरा खुद तय करने का मतलब था कि वह हर दिन आराम कर सकता था और अन्य विभागों के कर्मचारियों में ईर्ष्या पैदा कर सकता था। अंत में सभी विभागों को बिना शर्त सहयोग करना होगा और उसकी हर बात माननी होगी। वह स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था। विभागों का प्रभारी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा करने से निश्चित रूप से इन विभागों के काम में बाधा आ सकती थी। यह संभव था कि कुई गेंग जल्द ही तेंगा कॉर्पोरेशन में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दे। कुई गेंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। बॉस पेई, मुझे समझ गए। क्या ये पद मेरे लिए सामग्री जुटाने के लिए ही नहीं बना था? वेतन लेकर चिंताओं से मुक्ति पाना। अगर विभाग बिना शर्त सहयोग करे तो सामग्री जुटाने की दक्षता में बहुत सुधार होगा। स्वतंत्र रूप से आने जाने से उसे समय समय पर विभिन्न विभागों में जाकर सामग्री जुटाने का मौका मिलेगा, जो पुस्तक में विभिन्न क्षेत्रों के विषयों और संबंधों के विस्तार के लिए सहायक होगा। कुई गेंग ने उत्साह से अपना शराब का गिलास उठाया और बॉस पेई के गिलास में टोस्ट किया। बॉस पेई, मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगा। बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, साथ ही भविष्य के लिए असीम आशाएं भी। 22 जनवरी शनिवार, पेई कियान कल रात अच्छे मूड में थे। इसके अलावा उन्होंने मिंग हाउस में कुई गेंग के साथ थोड़ी शराब पी थी, इसलिए उन्हें अच्छी नींद आई। वे सुबह 9 बजे स्वाभाविक रूप से उठ गए। उठते ही उन्होंने अपना फोन देखा। उस पर एक संदेश था, हुआन्यू तियानजी जाए और साझा फोन बूथ देख लीजिए। पेई कियान ने जाने से पहले आराम से तैयारी की और नीचे स्थित स्टीम्ड बन की दुकान पर नाश्ता करने चले गए। स्टीम्ड बन परोसे जाने के दौरान पेई कियान को एक और खबर मिली। हुआंग सिबो ने कहा, बॉस पेई, फिल्म का रफ कट आ गया है। क्या आप देखना चाहेंगे? हम रफ कट। निर्देशक झू शियासे ने मिंगयुन प्राइवेट किचन में खाना खाते समय शायद इसका जिक्र किया था। तथाकथित रफ कट संस्करण केवल शूट किए गए फुटेज की साधारण एडिटिंग का नतीजा था। इसमें अभी कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे और कंटेंट के लिए काफी कल्पनाशीलता दिखानी पड़ी थी। हालांकि ये फिर भी एक पूरी फिल्म थी जिसमें कुछ न कुछ देखने को मिल रहा था। पेई कियान ने इस पर विचार किया। उसे लगा कि यही ज्यादा जरूरी है। वह दोपहर में फोन बूथ जा सकता है।
फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। वह अपना फोन रखने ही वाला था कि उसे कुछ गड़बड़ लगी। आज शनिवार है, तुम ओवरटाइम कर रहे हो? हुआंग सिबो ने तुरंत जवाब दिया, बॉस पेई, हमने ओवरटाइम का भुगतान कर दिया है। पेई कियान ने सख्त लहजा अपनाया, ओवरटाइम का भुगतान मिलने के बावजूद तुम इतने घमंड से ओवरटाइम नहीं कर सकते। भविष्य में हर हाल में ऐसा मत करना। हुआंग सिबो ने कहा, समझ गया, बॉस पेई। फी हुआंग वर्कस्पेस तेंगा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, कोई विभाग नहीं। पेई कियान इसके लिए ओवरटाइम को लेकर ज्यादा सख्त नहीं हो सकते थे। वह केवल हुआंग सिबो को डांट सकते थे और उसे खुद ही ओवरटाइम करने के लिए कह सकते थे। पेई कियान ने फी हुआंग वर्कस्पेस से शायद ज्यादा कुछ नहीं मांगा होगा, लेकिन उसे फी हुआंग वर्कस्पेस जाना जरूरी था। फिल्म का रफ कट पहले ही आ चुका था, इसलिए उसे खुद को तसल्ली देनी थी। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे, हॉन्डोंग यूनिवर्सिटी ब्रांच। लिन चांग ने एक कप गर्म कॉफी मंगवाए और हाथों को गर्म करते हुए उसे पी लिया। उसे अभी भी थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। वह अभी एयरपोर्ट से आया था और अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ था। जिंगजोऊ पहुंचते ही उसने सबसे पहले हॉन्डोंग यूनिवर्सिटी के पास स्थित फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे में आने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वहां उसे बॉस पेई से मिलकर पिछली योजना की प्रगति पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। दुर्भाग्य से जब उसने ये खबर भेजी तब उसे केवल इतना पता था कि बॉस पेई फी हुआंग वर्कस्पेस पहुंच चुके हैं और रफ कट सैंपल देख रहे हैं। क्लिप देखने और आने जाने में उसे कम से कम 3 घंटे लगेंगे। इसके अलावा बॉस पेई ने बताया कि दोपहर में उन्हें एक ऐसा काम निपटाना है जिसे उन्होंने काफी समय से टाल रखा है। इसमें कम से कम 1 घंटा और लग सकता है। लिन चांग का अनुमान था कि वह बॉस पेई से दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ही मिल पाएगा। अब यह थोड़ा अजीब था। लिन चांग जानता था कि बॉस पेई आमतौर पर काम में व्यस्त रहते हैं। वह ये बात अच्छी तरह समझता था, लेकिन वह यूं ही बैठकर इंतजार भी नहीं करना चाहता था। उसने लिन वान से मिलने और कुछ देर काम की प्रगति देखने का फैसला किया। पहले लिन चांग और बॉस पेई ने अच्छी तरह से योजना बनाई थी कि लिन वान को शांगयांग गेम्स के हॉरर गेम्स का जिम्मा सौंपा जाए, जबकि बॉस पेई मोबाइल फोन का कारोबार संभालें। दोनों पक्षों में कई जटिलताएं थीं, जिससे लिन वान की परियोजनाओं के असफल होने की संभावना काफी बढ़ गई थी। दोनों ने पहले कुछ समय के लिए काम में लचीलापन रखने पर विचार किया था। मोबाइल फोन के कारोबार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए वे यहां एक मोबाइल फोन लॉन्च करने पर विचार कर रहे थे। शेनहुआ के मोबाइल फोन विभाग में लिन यू को एक मानक मोबाइल फोन विकसित करने का जिम्मा सौंपा गया था। फोन की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर और कीमत थोड़ी कम होगी, उनका प्रचार भी थोड़ा बेहतर होगा। इस तरह की कड़ी प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य शुरुआती चरण में ही छिपे खतरों को खत्म करना था ताकि वे अजेय बने रहें। हालांकि जब यह मोबाइल फोन आधा ही विकसित हो पाया तब बॉस पेई ने लिन चांग को संदेश भेजा, इस बैकअप योजना की कोई जरूरत नहीं है। यह मोबाइल फोन 8,000 युआन में बिक रहा था। शेनहुआ का प्रमुख मोबाइल फोन पहले से ही उच्च गुणवत्ता, कम कीमत और बेहतर प्रचार की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। लक्षित मोबाइल फोन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए इस बैकअप योजना की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक उसी समय लिन वान वहां पहुंची। वह लिन चांग के सामने बैठ गईं और उन्होंने भी एक कॉफी मंगवाए। फिर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, भाई तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? लिन चांग के होंठ फड़फड़ाए। फिर से आने का क्या मतलब है? क्या मैं अपनी बहन से नहीं मिल सकता? लिन वान अविश्वास से देखती रही। मुझे लगता है कि तुम यहाँ बहुत बार आ रहे हो। क्या तुम्हारा कोई गुप्त मकसद है? ये कैसे संभव है? मुझे तो बस जिंगजोऊ का रहने लायक माहौल अच्छा लगता है। लिन चांग ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, और क्या मुझे अक्सर तुमसे मिलने नहीं आना चाहिए? तुम कैसी हो? सब ठीक चल रहा है? लिन वान ने अपने कप में कॉफी घुमाई। अब भी ठीक है। लिन वान की उदासी देखकर लिन चांग मन ही मन खुश हो गया। शायद कोई मौका मिल जाए। अगर ये दोनों प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहे होते तो लिन वान इस बारे में सबको बताती। लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं चल रहे थे, तभी तो लिन वान ने इस बारे में बताया भी नहीं। वह मन ही मन खुश था, पर चेहरे पर नहीं दिखा पा रहा था। इसके बजाय लिन चांग ने चिंता से भरा चेहरा बनाया। क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? क्या तुम्हें किसी काम में मदद चाहिए? भाई को बता दो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लिन वान ने उसकी तरफ देखा। छोड़ो भी, मेरा एक प्रोजेक्ट हॉरर गेम है, दूसरा मोबाइल फोन। आप किस में मेरी मदद कर सकते हैं? ये प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। शायद कुछ प्रगति हुई हो, लेकिन मुझे अभी भी इन पर ज्यादा भरोसा नहीं है। हॉरर गेम के सामान्य ढांचे में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें बदलाव करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर ये छोटी छोटी चीजें ठीक भी हो जाएं, तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि खिलाड़ी इस नए तरह के हॉरर गेम को स्वीकार करेंगे या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। सौभाग्य से हमारे पास एक बहुत ही कुशल कलात्मक बॉस हैं जो हमारे साथ गेम की शैली को समायोजित कर रहे हैं और गेम की बारीकियों को निखार रहे हैं। हाल ही में ये काफी बेहतर लग रहा है।
मोबाइल फोन के लिए सच कहूं तो मैं इसे नहीं कर सकता। एक हॉरर गेम ही काफी सिरदर्द है, इसलिए मेरे पास मोबाइल फोन के लिए ज्यादा समय नहीं है। पिछली बार जब मैं आया था तो स्टाफ ने मुझे एक ईंट जैसा प्रोटोटाइप दिया था। मुझे तब भी यह एक बड़ी समस्या लगी थी। प्रोटोटाइप बन चुके हैं, हालांकि मैं उनके विकास में शामिल नहीं था। उन्हें सब कुछ उखाड़ फेंकने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए कहना नामुमकिन है। मैं बस मोबाइल फोन बनने का इंतजार कर सकती हूँ और तेंगदा के दूसरे विभागों में जाकर थोड़ी मदद मांग सकती हूँ। इसे भी एक तरह का योगदान माना जाएगा। फिर भी मुझे लगता है कि यह मोबाइल फोन फ्लॉप हो जाएगा। लिन वान और लिन चांग के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे थे। बैठक के दौरान उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी सारी उलझन और परेशानी लिन चांग को बता दी। लिन चांग ऊपर से लिन वान के लिए चिंतित दिख रहा था, उसकी भौहें तन गई थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से झूम रहा था। महान बॉस पेई, ये योजना वाकई कमाल की है। आहवान को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अगर हॉरर गेम्स और मोबाइल फोन एक साथ बाजार में आ गए तो आहवान को जरूर बड़ा झटका लगेगा। ये सोचकर लिन चांग को बहुत खुशी हुई। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है मुझे बॉस पेई को धन्यवाद देने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लिन वान ने भौहें चढ़ाईं। तुमने क्या कहा? बॉस पेई को धन्यवाद क्यों देना है? लिन चांग चौंक गया। तुमने मेरी फुसफुसाहट सुन ली। मेरा मतलब है कि बॉस पेई तुम पर इतना भरोसा करते हैं, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। बड़े भाई होने के नाते मुझे बॉस पेई को धन्यवाद देने का मौका जरूर ढूंढना होगा। लिन वान की निगाहों में संदेह का भाव देखकर लिन चांग ने जल्दी से समझाया। लिन वान का चेहरा खिल उठा। ये सच है, लेकिन बॉस पेई को किसी चीज की जरूरत नहीं लगती। लिन चांग ने थोड़ी देर सोचा, क्या हम दूसरे भाई से किराया माफ करने के लिए कहें, या मैं जाकर उनके मछली पकड़ने वाले इंटरनेट कैफे का कारोबार संभाल लूं? लिन वान ने सिर हिलाया। ये दिखावा लगता है। बॉस पेई को इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं है। लिन चांग सहमत हुआ। ये सच है, बॉस पेई की ईमानदारी का बदला चुकाने के लिए ये छोटी मोटी मदद काफी नहीं है। तो क्या बॉस पेई को किसी चीज की तुरंत जरूरत है? अगर वो कोई ऐसी चीज हो जिसमें मैं मदद कर सकूं तो बेहतर होगा। लिन वान ने भौहें चढ़ाकर 2 मिनट सोचा। आपको पता है कि फेई हुआंग वर्कस्पेस की फिल्म हाल ही में पूरी हुई है ना? लिन चांग ने थोड़ी देर सोचा। बॉस पेई ने कहा था कि वो रफ कर देखेंगे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया। लिन वान ने आगे कहा, ये फिल्म बॉस पेई की कल्पना थी। पूरी कहानी का सारांश उन्होंने खुद लिखा था। यह मेहनत ही दिखाती है कि वो इस फिल्म को कितना महत्व देते होंगे। लिन चांग थोड़ा हैरान हुआ। तो अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं एक अच्छा निर्देशक और कुछ मशहूर हस्तियों को ढूंढ सकता था। अब तो शूटिंग पूरी हो चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं। वह तुरंत समझकर रुक गया। ओह, अब समझ आया। आप चाहते हैं कि मैं वितरकों और सिनेमाघरों से संपर्क करने में आपकी मदद करूं? लिन वान ने सिर हिलाया। हाँ, यह आपके लिए आसान है, लेकिन बॉस पेई को इसकी अभी तत्काल आवश्यकता है। अच्छी शराब को सजावट की जरूरत नहीं होती। लिन चांग ने इस पर कुछ सोचा। बात सचमुच यही थी। बॉस पेई के नेतृत्व में तेंगा कॉर्पोरेशन भले ही बड़ा हो, लेकिन ये फी हुआंग वर्कस्पेस की पहली फिल्म थी। उनके पास प्रासंगिक संपर्क और संसाधन नहीं थे। हालांकि लिन चांग अलग थे। वे शेनहुआ कॉर्पोरेशन के मनोरंजन, टेलीविजन और मीडिया व्यवसाय के प्रभारी थे। उनके पास पर्याप्त संसाधन थे। ठीक है, समझो, काम हो गया। मैं बॉस पेई को बता देता हूँ। लिन चांग बहुत खुश था। उसे लगा कि उसका धन्यवाद का तोहफा वाकई दिल से दिया गया है। लिन वान ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। ओह, मुझे लगता है बॉस पेई को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस पेई आजकल काम में बहुत व्यस्त हैं। उन्हें ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं होनी चाहिए। क्या मैं आपको फी हुआंग वर्कस्पेस के प्रभारी का नंबर दे दूं ताकि आप उनसे संपर्क कर सकें? फिल्म रिलीज होने पर बॉस पेई को सरप्राइज देना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लिन चांग ने इस बारे में सोचा। ये भी ठीक लग रहा था। बॉस पेई आज कम से कम 3 जगहों पर जाने वाले थे। एक लंबे समय से रुका हुआ काम भी निपटाना था, जिससे पता चलता था कि उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त था। इस तरह सोचने पर फी हुआंग वर्कस्पेस के लोग फिल्म वितरण, थिएटर चेन से बातचीत और इस तरह के कामों के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसे छोटे मोटे काम बॉस पेई की जिम्मेदारी नहीं हो सकते, है ना? अगर वह फी हुआंग वर्कस्पेस के लोगों से मिलकर ये काम करवा लें और बॉस पेई को सरप्राइज दे तो कितना अच्छा होगा। लिन चांग ने सोचते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे फी हुआंग वर्कस्पेस के प्रभारी का संपर्क नंबर दे दीजिए। मैं उनसे बात करूंगा। इसका मतलब है कि अच्छी गुणवत्ता वाली चीज को विज्ञापन की जरूरत नहीं होती, लोग उसे खुद ही खोज लेते हैं। 403 दोपहर में पेई कियान कार में सवार होकर फी हुआंग वर्कस्पेस से हुआन्यू तियानजी के लिए रवाना हो गया। उसने टुमारो इज ब्यूटीफुल के संपादन देखे थे। कुल मिलाकर पेई कियान की मिली जुली भावनाएं थीं। वह खुश था क्योंकि फिल्म का संपादन बहुत अच्छा नहीं था,
इसमें कोई विशेष प्रभाव भी नहीं थे। इसके अलावा कथानक बहुत ही नकारात्मक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म फ्लॉप हो सकती है। फिर भी पेई कियान चिंतित था क्योंकि फिल्म में अभिनेताओं ने बहुत अच्छा अभिनय किया था, विशेष रूप से 3 मुख्य कलाकारों झांग जुटिंग, लू जियाओ और लिन रुइक ने। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था जिससे पेई कियान घबरा गया। लू जियाओ ने अब पहले की तरह अतिरंजित अभिनय नहीं किया था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि लिन रुई एक नई अभिनेत्री है और कहने की जरूरत नहीं है। झांग जुटिंग का अभिनय एक फिल्म किंग के रूप में त्रुटिहीन था। पेई कियान यह नहीं बता सकता था कि ऐसी फिल्म को किस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हुए पेई कियान हुआन्यू तियानजी पहुंच गया। बॉस पेई, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ऊपर चलूं? लिटिल सन ने पूछा। कुछ सोचने के बाद पेई कियान ने उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं है। कार में मेरा इंतजार करो, मैं बस एक नजर डालूंगा और वापस आ जाऊंगा। पेई कियान ने यात्रा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह केवल ये देखना चाहता था कि साझा फोन बूथ सुरक्षित है या नहीं। फिर वह लिन चांग से मिलने के लिए होंडोंग विश्वविद्यालय वापस चला जाएगा। कम से कम शॉपिंग मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने तक उसकी यही योजना थी। शनिवार की दोपहर थी। पेई कियान हुआन्यू तियानजी में बहुत सारे लोगों को देखने के लिए पहले से ही तैयार था। हालांकि लिफ्ट से बाहर निकलते ही वह दंग रह गया। उसने सिनेमा के प्रवेश द्वार पर एक नजर डाली और भ्रमित हो गया। अरे, इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या आज कोई खास अच्छी फिल्म रिलीज हो रही है? करीब से देखने पर वह चौंक गया। सिनेमाघर के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग थे, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे फिल्म देखने आए हैं। वहां कोई भी अनुशासन बनाए नहीं रख रहा था, लेकिन सभी ने 2 सीधी कतारें बना रखी थीं। दोनों कतारें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। एक कतार में लोग जाने से पहले साझा फोन बूथ के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे थे। दूसरी कतार में लोग फोन बूथ के सामने लगी मशीन से नंबर लेकर जा रहे थे। पेई कियान ने फोन बूथ के बाहरी हिस्से को ध्यान से देखा। उस पर एक विशाल चित्र बना हुआ था, न्याय के रक्षक विनम्र। इस विशाल चित्र ने साझा फोन बूथ के सामने की लगभग पूरी जगह घेर रखी थी। विनम्र का शरीर हट्टा कट्टा दिखाया गया था। उसकी दृढ़ निगाहें सामने टिकी हुई थीं और उसके पीछे तरह तरह के हथियार रखे थे जिससे वह और भी वीर लग रहा था। कई लोग उस विशाल पेंटिंग के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए कतार में खड़े थे। इतना ही नहीं, यह आम पोस्टरों और गेम के कॉन्सेप्ट आर्ट से बिल्कुल अलग दिख रही थी। रुवान गुआंगजियान ने खुद इस पेंटिंग का स्केच बनाया था और इसमें कई खास तकनीकों का इस्तेमाल किया था। उसके मोटे ब्रश स्ट्रोक ऐसे लग रहे थे मानो उसने उन्हें बिना किसी सांचे के बनाया हो। एक नज़र में ही कोई समझ सकता था कि यह बहुत कलात्मक है। यह एक उत्कृष्ट पेंटिंग थी और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि शॉपिंग मॉल में हर कोई इसके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता था। पेई कियान फोन बूथ के सामने खड़ा उस विशाल पेंटिंग को देख रहा था और अवाक रह गया था। धत तेरे की, उसने रुवान गुआंगजियान से साझा फोन बूथ को सजाने के लिए जो चाहे पेंट करने को कहा था, लेकिन उसने उसे सिक्का बिखेरने वाले हेजहोग का चित्र बनाने को नहीं कहा था। किसी कारण से पेई कियान को ऐसा लग रहा था जैसे सिक्का बिखेरने वाला हेजहोग उसे घूर रहा हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह उसका मजाक उड़ा रही हो। फिर उसने साझा फोन बूथ पर नजर डाली। एस्केलेटर की ओर एक मॉनिटर लगा हुआ था। उस समय उस पर सेवा ले रहे ग्राहकों की संख्या 14 दिखाई दे रही थी और 7 मिनट शेष थे। पेई कियान का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे एक बुरा एहसास हुआ। उसने भीड़ के बीच से होते हुए साझा फोन बूथ के सामने लगी मशीन द्वारा जनरेट किए जा रहे नंबरों को देखा। अब वह 29वें नंबर पर था। दूसरे शब्दों में, सुबह खुलने के बाद से अब तक 14 ग्राहक साझा फोन बूथ का इस्तेमाल कर चुके थे। इसके अलावा 15 लोग लाइन में खड़े थे। बेशक इसमें वे लोग शामिल नहीं थे जिन्होंने नंबर तो ले लिया था लेकिन बूथ में प्रवेश नहीं किया था। हालांकि पेई कियान ने अनुमान लगाया कि इस श्रेणी में ज्यादा ग्राहक नहीं आते होंगे। पहले तो पेई कियान ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि लाइन में तो बहुत से लोग हैं लेकिन कोई भी साझा फोन बूथ में प्रवेश नहीं कर रहा है। उसने सोचा था कि हर कोई सिर्फ फोन बूथ देखना चाहता है, अंदर जाने के लिए पैसे नहीं देना चाहता। अब उसे समझ आया कि बूथ में प्रवेश करने के लिए वाकई लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन लोगों ने नंबर ले रखे थे। सिस्टम ज्यादा आधुनिक था। पेई कियान ने झटपट अपना फोन निकाला और साझा फोन बूथ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए QR कोड स्कैन किया। शुरुआत में एप्लीकेशन बहुत सरल था। इसमें केवल कोड स्कैन करने की सुविधा थी, लेकिन अब इसमें कई और फंक्शन थे। सबसे बड़ा बदलाव कतार में लगने की सुविधा थी। अब बूथ के दरवाजे पर एक नंबर लेकर ही लाइन में लग सकते थे। फिर वे अंदर बिताए जाने वाले अनुमानित समय को भर सकते थे। सिस्टम सभी के अनुमानित समय को जोड़ देता था ताकि उपयोगकर्ताओं को पता चल सके कि उन्हें अपनी बारी आने तक कितना इंतजार करना होगा। जब उनकी बारी आने वाली होती थी तो उपयोगकर्ता साझा फोन बूथ पर जाकर इंतजार कर सकते थे। उपयोगकर्ता इस पेज पर अन्य काम भी कर सकते थे, जैसे कि लाइन में अपनी जगह छोड़ना।
इस तरह लोगों को फोन बूथ के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ता था। वे अपनी बारी का इंतजार करते हुए खरीदारी या मिठाई खाने जैसे अन्य काम कर सकते थे। पेई कियान ने एप्लीकेशन पर बचे हुए अनुमानित समय पर एक नज़र डाली। लगभग 3 घंटे। इतना ही नहीं, अभी भी लोग नंबर ले रहे थे। पेई कियान ने जल्दी से हिसाब लगाया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बूथ हर 15 मिनट में 10 युआन कमाता था, यानी प्रति घंटे 40 युआन। मौजूदा स्थिति को देखते हुए साझा फोन बूथ शायद शॉपिंग मॉल खुलने के बाद से ही भरा हुआ था। इसका मतलब है कि यह आज 11 से 12 घंटे तक भरा रहेगा। कुल मिलाकर साझा फोन बूथ प्रतिदिन 4 से 500 युआन कमा सकता है। जाहिर है, साझा फोन बूथ पर लगातार भीड़ इसलिए थी क्योंकि आज शनिवार था और शॉपिंग मॉल में ज्यादा लोग थे। आम कामकाजी दिनों में साझा फोन बूथ की कमाई शायद कम होती। फिर भी, चाहे कुछ भी हो, यह अच्छी खासी रकम थी। पेई कियान हैरान रह गया। ये तो बहुत अजीब है। क्या ये सिर्फ एक साझा फोन बूथ नहीं है? लोग यहाँ 1 घंटे तक क्या कर रहे हैं? उसने चारों ओर देखा, सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। लेकिन साझा फोन बूथ में पर्दे लगे हुए थे। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे अंदर से हल्की हल्की संगीत की आवाज सुनाई दे रही थी। इस स्तर पर काफी लोग होने और काफी शोर होने के कारण उसे संगीत मुश्किल से सुनाई दे रहा था। पेई कियान ने हार नहीं मानी। उसने फोन बूथ का एक चक्कर लगाया, लेकिन पर्दे बहुत मोटे थे। उनमें कुछ जगहें थीं, लेकिन बॉस पेई उन जगहों से अंदर क्या हो रहा है, ये देखने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। उसे धुंधली सी अंदर 2 लोग बैठे हुए दिखाई दिए, लेकिन वह ठीक से यह नहीं बता सका कि वे क्या कर रहे थे। फिर भी, फोन बूथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने के बाद उसे दूसरी तरफ पर्चों का एक ढेर मिला। ये पर्चे वहां रखे गए थे ताकि जो भी इच्छुक हो, ले सके। पेई कियान ने एक पर्चा उठाया और तुरंत समझ गया कि यह अन्य पर्चों की तरह साधारण विज्ञापन नहीं था। पर्चे पर शब्द और चित्र थे, और चित्र किसी टीवी कार्यक्रम के स्क्रीनशॉट जैसा लग रहा था। एक ग्राहक को शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते समय दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन एक ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ने उसकी जान बचा ली। साझा फोन बूथ में छिपा हुआ है एक जीवन रक्षक हथियार। हाल ही में जिंगझोउ शहर के एक शॉपिंग मॉल में एक कर्मचारी ने एड का इस्तेमाल करके एक युवक की जान बचाई। तस्वीर में दिख रहा दृश्य हुआन्यू तियानजी की सबसे ऊपरी मंजिल पर हुआ। सिनेमा हॉल से बाहर निकलते ही एक व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जब इसकी खबर शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों तक पहुंची तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए जुट गए। एक ने एम्बुलेंस को फोन किया, जबकि दूसरे ने भीड़ को तितर-बितर किया और उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया। उस नाजुक क्षण में एक कर्मचारी साझा फोन बूथ की ओर दौड़ा और अंदर से ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एड निकालकर उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया। 4 बार डिफिब्रिलेशन के बाद उस व्यक्ति के दिल की धड़कन फिर से शुरू हो गई और उसने सांस लेना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद उस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने कहा कि उस व्यक्ति का इलाज एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन से होना सौभाग्य की बात थी, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि 85% कार्डियक अरेस्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण होते हैं, जिसका इलाज केवल इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन से ही किया जा सकता है। यदि कार्डियक अरेस्ट के दौरान एईडी से इलाज किया जाए तो व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी से गोल्डन 4 मिनट्स की अवधारणा का जन्म हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 90% से अधिक अचानक होने वाली मौतें अस्पतालों के बाहर होती हैं। इसका मतलब है कि एईडी का उपयोग करके रोगियों पर इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन करने में सक्षम होना कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित लोगों की जान बचाने की कुंजी हो सकता है। हालांकि देश भर में बहुत कम एईडी उपलब्ध हैं। पत्रकारों ने बीजिंग के आसपास के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का दौरा किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां एईडी की व्यवस्था न होना ही सामान्य बात है। हालांकि जिंगझोउ में एक छोटे से साझा फोन बूथ में ऐसा ही एक जीवन रक्षक उपकरण छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, इसका सही इस्तेमाल हुआ और किसी की जान बच गई। ये साझा फोन बूथ के निर्माता के जन सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के ज्ञान का परिणाम है। साझा फोन बूथ के निर्माता झांग वांग ने हमारे साथ अपना दृष्टिकोण साझा किया। उनका सपना है कि यह साझा फोन बूथ शहरों का एक सांस्कृतिक प्रतीक बने, शहरी जीवन की भागदौड़ में शांति का एक ठिकाना बने और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाने वाला एक प्रकाश स्तंभ बने। पेई कियान की आंखें चौड़ी हो गईं। गौर से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई अखबार नहीं है। तस्वीर के ऊपरी कोने में दिख रहा लोगो चाइना सेंट्रल टेलीविजन के चैनल 2 का था। अरे यार, मुझे आए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया? पेई कियान हक्का बक्का रह गया। उसे याद आया कि उसने आखिरी बार उस साझा फोन बूथ को कब देखा था। वह खस्ताहाल और खाली था और उसके आसपास इतनी खामोशी थी कि चिड़ियाएं भी वहां घोंसले बना सकती थीं। लेकिन अब न सिर्फ अंदर जाने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी थीं, बल्कि उस फोन बूथ के बारे में खबर भी छपी थी।
अचानक पेई कियान को लगा जैसे वह दुनिया को बिल्कुल नहीं जानता। उसी क्षण साझा फोन बूथ का दरवाजा खुला। अंदर मौजूद दंपति अपने कागज के कप और माइक्रोफोन कवर लेकर बाहर निकले। उनके पीछे वाले दंपति बिना समय बर्बाद किए अंदर चले गए। उस पल भर में पेई कियान ने फोन बूथ के अंदर देखा कि क्या क्या है। एक ड्रिंक्स मशीन, ज्यूक बॉक्स, कैप्सूल मशीनें, अंदर मनोरंजन के कई साधन मौजूद थे। पेई कियान को अच्छी तरह याद था कि पिछली बार जब वह आया था तब वहां सिर्फ एक फोन और एक पानी का डिस्पेंसर था। लोग शीतल पे पी सकते थे, कैप्सूल मशीन से खेल सकते थे, गाना गा सकते थे और फोन बूथ पर आने का दिखावा कर सकते थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि एक बार अंदर जाने के बाद वे बाहर नहीं आना चाहते थे। जाहिर है, पे और कैप्सूल मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए आगंतुकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। यह उनकी कुल आय में जुड़ जाता था। और ये सिर्फ एक साझा फोन बूथ था। जैसे उसे अभी अभी कुछ समझ आया हो, पेई कियान तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ा और चला गया। हुआन्यू तियानजी का फोन बूथ तो नामुमकिन था। यह न सिर्फ ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गया था, बल्कि इसने पहले किसी की जान भी बचाई थी। इसके बारे में एक समाचार रिपोर्ट भी आई थी। पेई कियान अब इनमें से कुछ भी नहीं बदल सकता था। हालांकि वह रुवान गुआंगजियान को बाकी साझा फोन बूथों को सजाने से तुरंत रोकने जैसे दूसरे काम जरूर कर सकता था। पहले तो पेई कियान ने सोचा था कि साझा फोन बूथ में सिर्फ एक फोन और एक पानी का डिस्पेंसर होगा। उसने सोचा था कि कोई भी अंदर जाने के लिए पैसे नहीं देगा। इसीलिए उसने रुवान गुआंगजियान से बाहरी हिस्से को रंगने के लिए कहा था, ताकि वह और पैसे खर्च कर सके। लेकिन पेंटिंग ने निस्संदेह उस फोन बूथ को एक सांस्कृतिक पहचान बना दिया था। दूर दूर से लोग उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए आकर्षित हो रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे लोग भी साझा फोन बूथ में प्रवेश करने के लिए पैसे देना चाहेंगे। इसलिए पेई कियान को जल्द से जल्द रुवान गुआंगजियान को अन्य साझा फोन बूथों को रंगने से रोकना पड़ा। पेई कियान ने कुछ अनुमान लगाया। रुवान गुआंगजियान हर 3 दिन में केवल एक फोन बूथ ही पूरा कर सकता था। इसका मतलब था कि 20 फोन बूथ पूरे करने में उन्हें 2 महीने लगेंगे। पेई कियान ने रुवान गुआंगजियान को काम सौंपे हुए अभी सिर्फ 10 दिन ही बीते थे। ज्यादा से ज्यादा रुवान गुआंगजियान ने शायद 4 ही फोन बूथ पूरे किए होंगे। अभी भी समय था। पेई कियान लिफ्ट का इंतजार करते हुए रुवान गुआंगजियान को फोन किया। हेलो बॉस पेई, क्या बात है? रुवान गुआंगजियान के यहाँ सन्नाटा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी शॉपिंग मॉल में हैं। पेई कियान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अरे आपने कितने साझा फोन बूथ पेंट किए हैं? रुवान गुआंगजियान की आवाज में हैरानी थी। साझा फोन बूथ? क्या मैंने सारे नहीं कर दिए? पेई कियान के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। उन्हें चक्कर आने लगा। मुझे लगा था कि आप हर 3 दिन में सिर्फ एक ही पूरा कर सकते हैं। आपने इतने जल्दी सारे कैसे पूरे कर लिए? रुवान गुआंगजियान मुस्कुराए। ओह हाँ, हर 3 दिन में एक पूरा करना बहुत धीमा था। मुझे लगा था कि जब तक मैं 20 फोन बूथ पूरे करूंगा तब तक नया साल आ जाएगा। मुझे और भी काम करना था और मैं इस प्रोजेक्ट में देरी नहीं कर सकता था। मैंने अपने लगभग 10 दोस्तों का एक समूह बनाया और उन्हें ये काम सौंप दिया। उनमें से हर एक को एक साझा फोन बूथ की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें बस मेरे दिए गए कॉन्सेप्ट आर्ट के अनुसार पेंट करना था। चिंता मत करो बॉस पेई, वे सब मेरे दोस्त हैं और मैं उनके काम की गुणवत्ता की गारंटी दे सकता हूं। मैंने उन सभी साझा फोन बूथों की जांच की है। वे सभी अच्छे से बने हैं। कुछ छोटी मोटी गलतियां थीं, लेकिन मैंने उन्हें ठीक कर दिया है। अरे बॉस पेई, काफी देर तक कोई जवाब न सुनकर रुवान गुआंगजियान को लगा कि लाइन कट गई है। हालांकि थोड़ी देर बाद पेई कियान ने कहा, कोई बात नहीं। फोन रखने के बाद पेई कियान चुपचाप लिफ्ट में चढ़ गया और पार्किंग में उतर गया। बॉस पेई, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हालांकि पेई कियान को ऊपर उम्मीद से ज्यादा समय लग गया था, लिटिल सन ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। कुछ देर सोचने के बाद पेई कियान ने गंभीर स्वर में कहा, हम शिदाई शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे बाकी साझा फोन बूथ खुद देखने थे। ठीक है, आगे कुछ पूछे बिना लिटिल सन ने कार स्टार्ट की और चली गई। पेई कियान ने लिनचांग को संदेश भेजने के लिए अपना फोन निकाला। लिनचांग से मिलने से पहले उसे आज दोपहर सभी साझा फोन बूथ देखने थे। लिनचांग का जवाब लगभग तुरंत आया, बॉस पेई, निश्चिंत रहिए और काम कीजिए। मुझे भी काम करना है। चिंता मत कीजिए। पेई कियान ने एक गहरी सांस ली। शुक्र है, बॉस लिन एक निष्पक्ष और समझदार व्यक्ति हैं। लिनचांग को सूचित करने के बाद पेई कियान ने तुरंत चेन कांगतुओ को फोन किया। भूतिया घर का क्या हाल है? मेरे लिए काम जल्दी कीजिए। 24 जनवरी सोमवार। पेई कियान का चेहरा उदास था जब वह दफ्तर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में चला गया। सप्ताहांत में उसने विभिन्न शॉपिंग मॉल में मौजूद सभी 21 साझा फोन बूथों का दौरा किया था। जब उसका दौरा खत्म हुआ तो उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। इन 21 फोन बूथों में से झांग वांग ने केवल हुआन्यू तियानजी में स्थित बूथ को खुद बनाया था।
बाकी 20 बूथ कारखाने में बने थे। अब सभी 21 फोन बूथों पर गॉग के नायकों की तस्वीरें बनी हुई थीं। पेई कियान की राय में फोन बूथों के अंदर ऐसी चीजें भरी हुई थीं जिनका फोन बूथों से कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि ड्रिंक्स मशीन, ज्यूक बॉक्स, कैप्सूल मशीन और इसी तरह की अन्य चीजें। पहले तो फोन बूथ ठीक ठाक थे, लेकिन अब वे एक छोटे और बहुउद्देशीय मनोरंजन कक्ष में बदल गए थे। इतना ही नहीं, सभी फोन बूथों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थीं। कई लोग तो फोन बूथों के साथ तस्वीरें खिंचवाने और अंदर का नजारा देखने के लिए दूर दूर से आए थे। इसके बाद पेई कियान अवाक होकर झांग वांग के पास गया। हालांकि इससे पहले कि पेई कियान उससे कुछ पूछ पाता, झांग वांग ने गर्व से उसे साझा फोन बूथों के परिणाम बताए। प्रत्येक फोन बूथ को बनाने में लगभग 10,000 युआन का खर्च आया। विभिन्न सुविधाओं और अंदर लगे एईडी के खर्च के साथ साथ किराए को मिलाकर प्रत्येक फोन बूथ का प्रारंभिक निवेश 40,000 युआन से कम था। साझा फोन बूथों की पेंटिंग का खर्च मिलाकर ये 70,000 युआन होता। फिर भी साझा फोन बूथ औसतन 7 से 8 घंटे प्रतिदिन उपयोग में रहते थे। 40 युआन प्रति घंटे की दर से पे मशीनों और कैप्सूल मशीनों से होने वाली आय को जोड़कर प्रत्येक साझा फोन बूथ प्रतिदिन लगभग 300 युआन कमाता था। इसका मतलब था कि यह प्रति माह लगभग 10,000 युआन कमाता था। रखरखाव और अन्य खर्चों को घटाने के बाद भी ये प्रति माह लगभग 7 से 8,000 युआन कमाता था। इसका मतलब था कि साझा फोन बूथ एक वर्ष में अपनी पूंजी वसूल कर लेंगे। फिर वे शुद्ध लाभ कमाना शुरू कर देंगे। उस समय 20 साझा फोन बूथ पेई कियान के लिए हर महीने लाखों युआन कमा रहे थे। बेशक बॉस पेई जैसे युद्ध के अनुभवी के लिए लाखों युआन कोई बड़ी रकम नहीं थी। पेई कियान के निराश होने का मुख्य कारण ये था कि इस परियोजना ने उन्हें एक गंभीर विफलता का एहसास कराया। ऐसी अविश्वसनीय परियोजना भी मुनाफा कमा रही है। मानसिक रूप से ये पेई कियान के लिए उनकी पिछली लाभ कमाने वाली परियोजनाओं से भी बड़ा झटका था। इसलिए जब वह आज सुबह कार्यालय में आए तो पेई कियान अभी भी असमंजस में थे। बॉस पेई, गॉग आधिकारिक तौर पर परीक्षण शुरू करने जा रहा है। पेई कियान ने अपने मोबाइल फोन पर संदेश पढ़ा और बस ठीक है कहकर जवाब दिया। कुछ सोचने के बाद पेई कियान ने लिन चांग को संदेश भेजा और हॉन्डोंग विश्वविद्यालय के पास स्थित फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे शाखा में मिलने का समय तय किया। सप्ताहांत में साझा फोन बूथों पर व्यस्त रहने के कारण पेई कियान को लिन चांग से अपनी मुलाकात बार बार टालनी पड़ी। आखिरकार मजबूरी में उन्होंने इसे आज सुबह के लिए टाल दिया। अच्छा ही हुआ, वह फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे में लिन चांग से मिल सकते थे और साथ ही गॉग की स्थिति का जायजा भी ले सकते थे। आधिकारिक तौर पर परीक्षण शुरू करना का मतलब था गेम के ट्रायल वर्जन को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक तौर पर जारी करना, ताकि गेमर्स इसे मुफ्त में डाउनलोड करके आजमा सकें। सर्वर पर दबाव कम करने के लिए हर कोई ट्रायल वर्जन के लिए खाता बनाने के योग्य नहीं होगा। हालांकि टेंगा के गेम के अनुभवी गेमर्स के लिए यह आसान होगा। खिलाड़ियों के एक समूह को गेम आजमाने और प्रतिक्रिया देने से टीम को गेम में बग और अन्य समस्याओं का पता लगाने और फिर उन्हें ठीक करने में मदद मिलेगी। ट्रायल वर्जन में बग होना स्वाभाविक था, लेकिन जो गेमर ट्रायल वर्जन खेलना पसंद करते थे वे आमतौर पर बग को लेकर ज्यादा सहनशील होते थे। उनमें से ज्यादातर केवल नई चीजों का आनंद लेना चाहते थे और बग से ज्यादा परेशान नहीं होते थे। पेई कियान को लगा कि वह केवल ऑनलाइन टिप्पणियों को पढ़कर गॉग की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा पाएगा। इसलिए उसने फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे जाकर खुद देखने का फैसला किया। यही ज्यादा भरोसेमंद तरीका था। जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के लेखकों की कक्षा में, जिसे लेखक लॉकडाउन क्षेत्र कहते थे, दोपहर में सभी लोग कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठ गए और खाते पीते बातें करने लगे। लेखकों को सप्ताहांत में काम नहीं करना था, इसलिए उन्होंने उन 2 दिनों में पहले से लिखे गए अध्याय अपलोड कर दिए थे। उनमें से कुछ ने अपने लैपटॉप का उपयोग करके होटल के कमरों में लिखना जारी रखा था। इसका मतलब ये भी था कि बॉस पेई द्वारा चुने गए मिंगयू और कुई गेंग को देखे हुए 3 दिन बीत चुके थे। मिंगयू, कुई गेंग, तुम दोनों ने शुक्रवार को क्या किया? बताओ। कुछ लेखकों को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि दोनों ने क्या किया। मिंगयू ने गला साफ करते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने पास में ही एक अपेक्षाकृत अच्छी तरह से सजा हुआ इंटरनेट कैफे ढूंढा और सुबह चुपके से 3 अध्याय लिखे। उसके बाद मैंने उन्हें सेव किया और बाकी दोपहर गेम खेलता रहा। कुछ लोग हैरान रह गए, क्या उन्होंने तुम्हें लिखने की अनुमति नहीं दी थी? मिंगयू मुस्कुराया, हाँ सही है, लेकिन नियम लागू करवाने वाला कोई नहीं था। मुझे अध्याय अपलोड करने के लिए सप्ताहांत तक इंतजार करना पड़ा। उन्हें कैसे पता चलता? हर कोई भावुक हो गया। वह वाकई बहुत मेहनती था। उसे छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया था और फिर भी वह छुपकर लिखना जारी रख सका। जू शिंगान के न होने के कारण लेखक खुलकर अपनी बात कह सकते थे। मायिकुन ने पहले लेखकों की देखरेख के लिए जू शिंगान को भेजा था। हालांकि जब बॉस पेई पिछली बार उनसे मिलने आए तो उन्होंने जू शिंगान का तबादला कर दिया और लेखकों को खुद ही देखरेख करने की अनुमति दे दी।
मिंगयू ने कुई गेम की ओर मुड़कर पूछा, आपका क्या हाल है भाई कुई? आपने तेंगदा भावना के बारे में सच में कुछ नहीं सीखा है ना? एक अन्य लेखक ने कहा, हाँ भाई कुई। क्या आपने जानबूझकर वह पूर्णता पूर्वानुमान पोस्ट किया था? जिन लेखकों को सच्चाई का पता नहीं था उनके लिए कुई गेम का व्यवहार कम से कम हैरान करने वाला था। वह शुक्रवार को तेंगा के मुख्यालय गए और उसी शाम पूर्णता पूर्वानुमान पोस्ट किया। सभी पाठक काफी भयभीत हो गए थे। पहले तो उन्हें लगा कि किताब यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कुई गेम ने शनिवार को ही नए अध्याय अपलोड कर दिए। 4 अध्याय शनिवार, रविवार और सोमवार की सुबह तक कुई गेम लगन से लिखते रहे। इतना ही नहीं, उनके शब्दों की संख्या में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने किताब को बीच में ही खत्म करने का कोई संकेत नहीं दिया था। उनका व्यवहार बहुत ही उलझन भरा था। शुक्रवार को क्या हुआ था? क्या कुई गेम किताब लिखना जारी रखेंगे या नहीं, ये समझना जरूरी था कि कक्षा में भाग लेने वाले सभी लेखकों में कुई गेम सबसे अच्छे परिणाम दे रहे थे। कई नए लेखक तो 5 से 6 हजार सब्सक्रिप्शन वाली किताब को हमेशा के लिए चला लेते। सभी के सवालों का सामना करते हुए कुई गेंग मुस्कुराए। मुझे शुक्रवार को तेंगदा की आध्यात्मिक शिक्षा मिली, लेकिन उस प्राचीन पद्धति से नहीं जिसके बारे में आप शायद सोच रहे होंगे। मुझे एक मौलिक दृष्टिकोण से शिक्षा मिली। वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। वह दृष्टिकोण वाकई बहुत रोचक था। जहां तक इस पुस्तक की बात है, मैं इसे जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन इसका कारण यह है कि मुझे शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं इस पुस्तक को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूं ताकि मैं एक बेहतर पुस्तक पर काम शुरू कर सकूं। कुई गेम की आंखें चमक उठीं। इस दौरान वह द बटरफ्लाई गेम की रूपरेखा के बारे में लगातार सोच रहे थे। वह सामग्री जुटाने के लिए तेंगदा के विभिन्न विभागों का दौरा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वह लिखना शुरू कर पाएगा। मिंगयू को जिज्ञासा हुई। किसी कारणवश कुई गेम की मानसिक स्थिति पहले से अलग लग रही थी। पहले कुई गेम को काम टालने की गंभीर समस्या थी और थोड़ी सुस्ती भी थी। इसके अलावा वह थोड़ा घमंडी भी था। सच कहूं तो मिंगयू को लगता था कि कुई गेम अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है। वह आसानी से 5 से 6 हजार सब्सक्राइबर प्राप्त कर सकता था। फिर भी अपनी किताबों को गंभीरता से अपडेट करने के बजाय वह हमेशा उन्हें बीच में ही छोड़ देता था जब भी उसका मन करता था। मिंगयू का मानना था कि अगर कोई गेम लेखन को गंभीरता से ले और प्रतिदिन 6 से 8 हजार शब्द अपलोड करे तो उसके सब्सक्राइबर आसमान छू लेंगे। हालांकि अब कुई गेम के चेहरे के भाव देखकर उसे लगा कि उसने अपना रवैया बदल लिया है। क्या तेंगदा भावना की शिक्षा वास्तव में इतनी प्रभावी हो सकती है? कुई गेम बोलता रहा। तेंगदा भावना के बारे में जानने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, मुझे आराम और मनोरंजन से लड़ना या उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बल्कि मुझे उनका बुद्धिमानी से उपयोग करके एक अच्छी कार्यशैली बनाए रखनी चाहिए। मुझे केवल अपने शब्दों की संख्या पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने उपन्यासों की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए। बड़े बॉस मिंगयू, क्या आपने मुझसे हमेशा यह नहीं पूछा कि मुझे 5000 सब्सक्रिप्शन कैसे मिले? मुझे लगता है कि आपको अपने दैनिक शब्दों की संख्या कम करनी चाहिए और अपनी लेखन गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। अभी यही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उस समय मिंगयू गहरी सोच में डूब गया। ये बात समझ में आती है। क्या मुझे आज कम लिखना चाहिए और तेंगदा भावना सीखने पर ध्यान देना चाहिए? हालांकि उसे छुट्टी मिली थी, लेकिन मिंगयू को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। कक्षा के सबसे मेहनती लेखक के रूप में वह अधिक लिखने और बेहतर लिखने को लेकर अधिक चिंतित था। कुई गेम को तेंगदा भावना पर केवल एक पाठ के बाद पूरी तरह बदलते हुए देखकर मिंगयू को भी अचानक इसके बारे में जानने में रुचि पैदा हो गई। एक और लेखक ने कहा, अरे मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं भी। मेज पर बैठे आधे से ज्यादा लोग उस पाठ में शामिल होना चाहते थे जिसने उस मशहूर गैर हाजिर रहने वाले को अपनी मानसिक समस्याओं से निपटने में मदद की थी और ये देखना चाहते थे कि यह कैसे संभव हुआ। लेकिन इतने सारे लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए वे पाठ का आयोजन कैसे करें? कुछ सोचने के बाद मिंगयू ने कहा, कैसे करें ऐसा? हम अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार जितना लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। जो सबसे कम लिखेगा वह पाठ में जाएगा। जो लोग पहले भी पाठ में आ चुके हैं उन्हें ज्यादा लिखने की पहल करनी चाहिए ताकि उन्हें दोबारा न जाना पड़े। अगर कई लोगों के शब्द संख्या बराबर हो जाती है तो जिसके सबसे कम शब्द हो उसे जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सभी ने इस पर विचार किया और इस बात पर सहमत हुए कि यह एक अच्छा विचार है। इस प्रकार उन्होंने एक एक करके सिर हिलाया। दूसरी ओर कुई गेम को अब इसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसका कारण ये था कि अगले 2 दिनों में काम निपटाने के बाद वह कक्षा छोड़कर तेंगदा की विभिन्न कंपनियों में अपना नया काम सामग्री एकत्र करने का शुरू कर देगा। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे में पेई कियान लिन चांग से पहले ही पहुंच गया था। हालांकि बैठकर कॉफी पीने के बजाय वह इंटरनेट क्षेत्र में घूमने लगा।
स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, लेकिन फिर भी स्वीकार्य थी और पूरी तरह से भयानक भी नहीं थी। पहले तो उसने सोचा था कि गॉग बुरी तरह असफल हो जाएगा। इसका कारण ये था कि गॉग को न केवल ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड जैसे पारंपरिक ऑनलाइन गेमों से प्रतिस्पर्धा करनी थी, बल्कि AOI और गॉड्स राइजिंग जैसे समान शैली के गेमों से भी प्रतिस्पर्धा करनी थी। गॉड्स राइजिंग के पास वफादार गेमर्स का एक बड़ा समूह था और AOI विदेशों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। इसकी लोकप्रियता चीन में भी फैल रही थी। अन्य इंटरनेट कैफे की तरह फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे ने भी AOI का अंतर्राष्ट्रीय सर्वर और चीनी लोकलाइजेशन पैकेज इंस्टॉल कर रखा था। हालांकि गेम थोड़ा धीमा चल रहा था, फिर भी कैफे के ग्राहक गेम का आनंद ले पा रहे थे। इसलिए पेई कियान ने सोचा था कि गॉग खेलने वाले लोग कम होंगे। लेकिन जब वह फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग गॉग खेल रहे थे। वास्तव में गॉग खेलने वालों की संख्या लगभग गॉड्स राइजिंग और AOI खेलने वालों के बराबर थी। बेशक इमेज क्वालिटी और गेम की पूर्णता के मामले में AOI स्पष्ट विजेता था। इंटरनेट एरिया का चक्कर लगाने के बाद पेई कियान गहरी सोच में पड़ गया। लगता है AOI अब स्थिर स्थिति में है। इंटरनेट कैफे अभी भी AOI के विदेशी सर्वर पर चल रहे हैं, इसीलिए गेम इतना धीमा चल रहा है और खिलाड़ियों को मैच में अपने साथियों से बात करने में दिक्कत हो रही है। स्वाभाविक रूप से गेम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। फिर भी इंटरनेट कैफे में AOI गॉग से ज्यादा लोकप्रिय है। ज्यादा लोग AOI ही खेल रहे हैं। एक बार AOI अपना लोकल सर्वर लॉन्च कर दे तो लैग और कम्युनिकेशन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तब तो ये गॉग से भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, है ना? इसका मतलब है कि गॉग का पतन होने की संभावना है। मेरा अनुमान सही होना चाहिए। पेई कियान ने इस बारे में गहराई से सोचा और निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान स्थिति इतनी बुरी नहीं है। वह अब भी सावधानीपूर्वक आशावादी हो सकता है। जैसे ही वह सोच रहा था, लिन चांग आ गया। बॉस पेई, बहुत दिनों बाद मिले, लिन चांग ने मुस्कुराते हुए कहा। पेई कियान ने लिन चांग की मुस्कान में एक गहरा अर्थ समझा, मानो उसके पास उसके लिए कोई खबर हो। बॉस लिन, क्या आप भी आजकल बहुत व्यस्त हैं? लिन चांग ने हल्के से हंसते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बिचौलिए का काम पूरा कर लिया है। 405 25 जनवरी मंगलवार शांगयांग गेम्स में रुवान गुआंगजियान ने एक बार फिर बी क्वाइट गेम को ठीक से खेलने के लिए प्रवेश किया। पहले की तरह ही बीच बीच में डर की चीखें और चिल्लाहट सुनाई दे रही थीं। हालांकि शांगयांग गेम्स में सभी लोग इससे अभ्यस्त थे। ये जीजो और वांग शियाओबिन आपस में बुदबुदाए, बिग बॉस रुवान पहले से कहीं ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हैं। लगता है हमने हाल ही में जो सुधार किए हैं वे काफी असरदार हैं। दोनों ने अपने सामने रखे डेसिबल मीटर को देखा। मान लगातार घट बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने सभी उच्चतम मानों को रिकॉर्ड कर लिया था। पिछले परीक्षण की तुलना में इस बार स्पष्ट सुधार हुआ था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। रुवान गुआंगजियान का चेहरा लाल हो गया था और वह उत्साह से झूमते हुए बोले, वाह, गेम आखिरकार एक हॉरर गेम की तरह चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि गेम के ग्राफिक्स में कोई बदलाव करने की जरूरत है। बस कुछ अधूरी चीजों को पूरा करना बाकी है। सभी लोग एक एक करके खड़े हुए और ताली बजाकर आभार व्यक्त किया। इस दौरान रुवान गुआंगजियान ने उनकी हर संभव मदद की थी। उन्होंने न केवल खेल की शैली को पूरी तरह बदल दिया था, बल्कि गेम प्ले को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए थे। खेल के डरावने प्रभाव पहले तो बस ठीक ठाक थे, लेकिन रुवान गुआंगजियान की मदद से अब वे बेहतरीन हो गए थे। इतना ही नहीं, रुवान गुआंगजियान ने साझा फोन बूथों को पेंट करने के लिए समय निकाला और अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। शांगयांग गेम्स में सभी ने रुवान गुआंगजियान के प्रयासों की सराहना की। हालांकि लिन वान ने उन्हें पर्याप्त भुगतान कर दिया था, फिर भी शांगयांग गेम्स को लगा कि रुवान गुआंगजियान का उन पर बहुत बड़ा एहसान है। ठीक है, यहाँ का काम हो गया। मुझे जल्द ही शंघाई वापस जाना है। मैं वापस जाकर शिफ्टिंग का इंतजाम करूंगा और फिर हम नए साल का जश्न मनाएंगे। क्या पता तब तक मेरा वर्कस्पेस जिंगजोऊ में शिफ्ट हो चुका हो। शायद हम पड़ोसी बन जाएं। रुवान गुआंगजियान मुस्कुराए। सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करने लगे। हालांकि उन्होंने साथ में ज्यादा समय तक काम नहीं किया था, फिर भी शांगयांग गेम्स के कर्मचारी रुवान गुआंगजियान के जाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शांगयांग गेम्स से निकलने के बाद रुवान गुआंगजियान ने अपना मोबाइल फोन उठाया और बॉस पेई को फोन किया। जिंगजोऊ से जाते समय उन्हें कम से कम अलविदा तो कहना ही था। उसी समय पेई कियान ने लिन चांग को विदा किया था। दोनों ने हॉरर गेम और पहले मोबाइल फोन के रिलीज होने तक लिन वान से निपटने से पहले इंतजार करने का फैसला किया था। फिर उन्होंने जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत का आयोजन किया। पेई कियान का मोबाइल फोन वाइब्रेट होने लगा। रुवान गुआंगजियान का नंबर देखकर पेई कियान ने सहज ही भौहें चढ़ा लीं। उसे तुरंत साझा फोन बूथों की याद आ गई। हालांकि चाहे उसे कितना भी गुस्सा आ रहा हो, उसे रुवान गुआंगजियान का फोन उठाना ही पड़ा।
वरना अगर उसे किसी घातक धोखे की खबर नहीं मिली तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। बॉस पेई, मैं शंघाई लौटने से पहले 2 दिन और जिंगजोऊ में खेलने के लिए रुक रहा हूँ। इस दौरान मेरी इतनी अच्छी मेजबानी करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है आप व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपसे आमने सामने विदाई नहीं ले पाऊंगा। चीनी नव वर्ष के बाद जब मैं यहाँ आ जाऊंगा तो हम भाई फिर मिलेंगे और साथ में कुछ ड्रिंक्स लेंगे। पेई कियान, चीनी नव वर्ष के बाद यहाँ आने का क्या मतलब है? हम भाई फिर से मिल सकते हैं और साथ में कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं, इसका क्या मतलब है? किसने कहा कि तुम अपना वर्कस्पेस यहाँ शिफ्ट कर सकते हो? किसने कहा कि हम भाई हैं? पेई कियान अवाक रह गया। रुवान गुआंगजियान और टीचर कियाओ, इन दोनों दुश्मनों के नाम पेई कियान की छोटी नोटबुक में लिखे थे और फिर भी वे पेई कियान के साथ इतने दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। हालांकि रुवान गुआंगजियान के जाने की खबर सुनकर पेई कियान खुश हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार उसकी जिंदगी का दुश्मन जा रहा था। वह आने वाले दिनों को बेहतर बनाने की उम्मीद कर सकता था और उसे अब ब्रश से चोट लगने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी कुछ गड़बड़ थी। पेई कियान ने जल्दी से कहा, जल्दी मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। कैसा रहेगा? मैं आज दोपहर तुम्हें होटल से लेने आऊंगा। मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। रुवान गुआंगजियान फोन पर हैरान लग रहा था। ओह, एक सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? पेई कियान खिलखिलाकर हंसी। यह एक सरप्राइज है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रहेगा। बस दोपहर में होटल की लॉबी में मुझसे मिलो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। रुवान गुआंगजियान ने और कोई सवाल नहीं पूछा, उसने बस इतना कहा, ठीक है। फोन रखने के बाद पेई कियान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैं तुम्हें लगभग हाथ से जाने ही दे रही थी, बदमाश। इससे पहले पेई कियान ने फोन पर ही कुछ बातें पक्की कर ली थीं। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हॉन्टेड हाउस के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 3 छोटे कंटेनर तैयार हो गए थे। ये छोटे प्रोजेक्ट ज्यादा जगह नहीं लेते थे। उदाहरण के लिए बाथरूम को ही ले लीजिए, ये सिर्फ 10 वर्ग मीटर का था। गेम का सारा सामान उस तंग जगह में समा गया था। इसके अलावा वे एक साथ कई छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें जल्दी पूरा कर लिया था। हालांकि थरिल हॉस्टल में तीसरा प्रोजेक्ट सबसे डरावना होने वाला था, लेकिन पेई कियान अब और इंतजार नहीं कर सकता था। रुवान गुआंगजियान हाथ से फिसलने वाला था। पेई कियान को उसे थरिल हॉस्टल का अनुभव कराना ही था, वह उसे इतनी अकड़ के साथ जाने नहीं दे सकता था। ये सोचकर पेई कियान ने चेन कांगतुओ को फोन किया, मेरे लिए वो 3 मिनी प्रोजेक्ट तैयार कर दो। मैं आज दोपहर अपने एक दोस्त को उन्हें देखने के लिए ला रहा हूँ। हमें उसे इतना डराना है कि वो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दे। दोपहर में पुराने औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि थरिल हॉस्टल के निर्माण में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने अभी तक शुरुआती काम शुरू करने के लिए केवल 3 फैक्ट्री भवन ही चुने थे। एक फैक्ट्री भवन में कई शिपिंग कंटेनर थे, वहीं दूसरा प्रोजेक्ट स्थित होगा। पुराना औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा था। भविष्य में वहां एक टिकट काउंटर और आसपास दुकानें होंगी, लेकिन अभी तक उनका कोई संकेत नहीं था। आखिरकार योजना बनाए हुए अभी केवल 1 महीना ही बीता था। इतने कम समय में 3 मिनी प्रोजेक्ट पूरे करना वाकई सराहनीय था। रुवान गुआंगजियान और पेई कियान कार से उतरे और फैक्ट्री भवन की ओर चल पड़े। बॉस पेई, अगर यहाँ निर्माण कार्य नहीं चल रहा होता तो मुझे लगता कि आप मुझे मारकर मेरी लाश दफना देंगे, रुवान गुआंगजियान ने मजाक में कहा। पेई कियान मन ही मन हंसते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता? रुवान गुआंगजियान ने उलझन में इधर उधर देखा। बॉस पेई, आप जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे वह आखिर है क्या? पेई कियान ने उसे उत्सुकता से बांधे रखा। मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही वे फैक्ट्री की इमारत में दाखिल हुए, चेन कांगतुओ और हाओ कियोंगा उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। जब रुवान गुआंगजियान ने प्रोजेक्ट का नाम थरिल हॉस्टल देखा तो उसे अचानक कुछ समझ आया। ओह बॉस पेई, क्या यह नया भूतिया घर होने वाला है? पेई कियान मुस्कुराए, बिल्कुल सही, आपने कहा था कि जब आप जिंगजोऊ आए थे तो आपको भूतिया घर में मजा नहीं आया था, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ आने का इंतजाम किया है। पेई कियान बिल्कुल सच कह रहा था। नुकसान उठाने की इच्छा के अलावा भूतिया घर बनाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण रुवान गुआंगजियान के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करना था। पिछली बार जब शिक्षक कियाओ जिंगजोऊ आए थे तब उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ी थी। पेई कियान रुवान गुआंगजियान को जिंगजोऊ से बिना किसी नुकसान के कैसे जाने दे सकता था? ये तो कतई नामंजूर था। रुवान गुआंगजियान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बॉस पेई, अलविदा। उसने मुट्ठी भींची और भागने के लिए मुड़ा। पेई कियान ने झट से उसे पकड़ लिया। ऐसा मत करो, तुम यहाँ आ ही गए हो, कम से कम एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना? और तो और, मैंने ये भूतिया घर खास तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुम अंदर नहीं जाओगे तो क्या मेरा ये प्रोजेक्ट बेकार नहीं हो जाएगा? पेई कियान चाहे जो भी कहे, रुवान गुआंगजियान ने अपना सिर जोर से हिलाया।
बॉस पेई, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे रोलर कोस्टर, पेंडुलम राइड, बंजी जंपिंग और इस तरह की दूसरी एडवेंचर वाली चीजें पसंद हैं, लेकिन मुझे भूतिया घरों से सबसे ज्यादा डर लगता है। कैसा रहेगा बॉस पेई, मैं आपको बंजी जंपिंग पर ले चलता हूँ। हम साथ में कूद सकते हैं। रुवान गुआंगजियान ने मैदान बदलने का सुझाव दिया ताकि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सके, लेकिन पेई कियान ने साफ मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, बंजी जंपिंग में बिल्कुल मजा नहीं आता। पेई कियान ने अपना सिर जोर से हिलाया। मान लो, ये भूतिया घर कहीं ज्यादा मजेदार है। काफी देर बाद रुवान गुआंगजियान आखिरकार मान गया और अनिच्छा से भूतिया घर में जाने के लिए राजी हो गया। भूतिया घर में घुसने से पहले उसने जानबूझकर बाथरूम जाने का बहाना बनाया। आखिरकार वो कपड़े बदलना तो लाया ही नहीं था। अगर पैंट गीली हो जाती तो क्या करता। चेन कांगतुओ ने रुवान गुआंगजियान को प्रोजेक्ट के निर्देश दिए। बॉस, इसे ध्यान से पढ़िए। अंदर जाने के बाद आपको इन निर्देशों में लिखी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी आप पास हो पाएंगे। मानो वो अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। रुवान गुआंगजियान ने निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और उन्हें याद कर लिया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगीं। पेई कियान बगल में खड़ी थी। ऊपर से रुवान गुआंगजियान का हौसला बढ़ा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी। रुवान गुआंगजियान, तुम्हें तुम्हारी किस्मत मिल गई। तुम पेंडुलम और बंजी जंप से बच गए, है ना? आपने रोलर कोस्टर की सवारी के हर पल का भरपूर आनंद लिया, है ना? मैं आज आपको सबक सिखाऊंगी। पेई कियान को अच्छी तरह पता था कि थ्रिल हॉस्टल का तीसरा प्रोजेक्ट सबसे डरावना होगा। हालांकि डरावने प्रभावों के मामले में दूसरा प्रोजेक्ट भी कुछ कम नहीं था। जहां तीसरे प्रोजेक्ट में पृष्ठभूमि, प्रॉप्स और अभिनेताओं जैसे पारंपरिक तरीकों से लोगों को डराया गया, वहीं दूसरे प्रोजेक्ट में मनोवैज्ञानिक संकेतों का इस्तेमाल किया गया। आगंतुक अपने ही विचारों से डर जाता था और उसका मानसिक तनाव बढ़ता ही जाता था। पूरे अनुभव के दौरान वह अपनी सबसे घबराहट भरी स्थिति में होता था। डर का वह स्तर ही सबसे भयानक था। पेई कियान को रुवान गुआंगजियान को कंटेनर से डर के मारे बाहर भागते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्द ही रुवान गुआंगजियान ने पहले मिनी प्रोजेक्ट की सभी शर्तें याद कर लीं। फिर वह संबंधित शिपिंग कंटेनर में दाखिल हुआ। मूल योजना ये थी कि आगंतुक संयोगवश कई शिपिंग कंटेनरों में प्रवेश करेंगे। उन्हें सभी शिपिंग कंटेनरों की शर्तें याद करनी होंगी और फिर इस चरण को पास करने से पहले कम से कम 3 से गुजरने का प्रयास करना होगा। हालांकि अन्य शिपिंग कंटेनरों का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, इसलिए रुवान गुआंगजियान को उन्हें एक एक करके ही अनुभव करने का मौका मिला। रुवान गुआंगजियान के प्रवेश करने के बाद सभी लोग शिपिंग कंटेनर के बगल में रखे लैपटॉप पर निगरानी कैमरों की फुटेज देखने लगे। चेन कांगतुओ हिचकिचाया और फिर पूछा, बॉस पेई, क्या हमें उसका एक संक्षिप्त शारीरिक परीक्षण नहीं कर लेना चाहिए? ये शिपिंग कंटेनर काफी डरावना है। मैं खुद इससे गुजरा हूं और मैं बुरी तरह डर गया था। पेई कियान ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। रुवान गुआंगजियान बिल्कुल स्वस्थ था। वह रोलर कोस्टर और पेंडुलम राइड्स में बिना किसी परेशानी के बैठ सकता था। पेई कियान को पूरा यकीन था कि उसे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा वह उस डरावने घर के अंदर चीखेगा, चिल्लाएगा। अगर वह कोई असामान्य प्रतिक्रिया दिखाने लगे तो पेई कियान किसी कर्मचारी को उसे बचाने के लिए भेज देगा। कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। अरे बॉस पेई, वह कांप रहा है, हाओ क्योंग ने कहा। मॉनिटर पर वे रुवान गुआंगजियान को साफ देख सकते थे। कंटेनर में घुसते ही उसने अकेले दरवाजा बंद करने की कोशिश में 10 सेकंड लगाए। फिर उसने लाल मोमबत्ती उठाकर लाइट बंद करने में 10 सेकंड और लगाए। शायद वह खुद को तैयार कर रहा था। पेई कियान हल्के से हंसा। क्या वह समय बिताने की कोशिश कर रहा है? जितना धीरे चलेगा उतना ही डर जाएगा। शिपिंग कंटेनर के अंदर रहने की कोई सीमा नहीं थी और न ही कोई सीमा तय करने की जरूरत थी। ऐसे डरावने माहौल में जितना ज्यादा समय बिताया जाएगा उतना ही ज्यादा डर लगेगा। सबसे अच्छी रणनीति यही थी कि जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ें, मिशन पूरा करें और फिर निकल जाएं। रुवान गुआंगजियान जैसे लोग शायद सारी शर्तें पूरी करने से पहले ही डर के मारे कंटेनर से बाहर भाग जाते। उन्हें एक चीख सुनाई दी। कंटेनर के अंदर एक हाई डेफिनेशन इंफ्रारेड निगरानी कैमरा, साथ ही एक लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन लगा हुआ था। इस तरह बाहर के लोग अंदर की आवाज सुन सकते थे। उस चीख ने उन सभी को डरा दिया था। पेई कियान 2 सेकंड में ही सदमे से उबर पाए। उसने क्या देखा? चेन कांगतुओ ने हैरानी से अपना सिर खुजाया। उसने कुछ नहीं देखा। उसने बस मोमबत्ती को दर्पण के सामने रख दिया। उसने अपनी आंखें भी नहीं ढकीं। क्या उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर चीख मारी? हाओ क्योंग ने पेई कियान की ओर मुड़ा, जो उम्मीद भरी निगाहों से मॉनिटर को देख रहा था। बॉस पेई, बड़े बॉस रुवान बहुत डरे हुए लग रहे हैं। क्या हमें उन्हें जाने देना चाहिए? पेई कियान ने सिर हिलाया। हम कैसे जाने दे सकते हैं? मुझे विश्वास है कि वह अपने डर पर काबू पा लेंगे।
तंग से बाथरूम में रुवान गुआंगजियान का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पैर बेजान हो गए थे और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। थोड़ी देर पहले तो वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाया था। उसे मानना पड़ा कि वह खेल खेलते समय की तुलना में बिल्कुल अलग ही स्तर पर डूब गया था। जब रुवान गुआंगजियान चुप रहो खेल रहा था तो वह पूरे समय चीखता रहा था। लेकिन भूतिया घर में वह कम चीख रहा था, इसलिए नहीं कि वह कम डरावना था, बल्कि इसलिए कि वह चीख ही नहीं पा रहा था। अब तक रुवान गुआंगजियान ने कोई डरावना भूत या राक्षस नहीं देखा था। हालांकि रुवान गुआंगजियान चीखना चाहता था, लेकिन उसे सही समय नहीं मिल रहा था। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, भयानक माहौल ने उसके मानसिक तनाव को और बढ़ा दिया था। अंदर आते ही रुवान गुआंगजियान ने फ्लोरोसेंट लाइट के नीचे गंदा बाथरूम देखा। अंधेरे में जहां रोशनी नहीं पहुंच रही थी, उसे खून के लाल धब्बे जैसे कुछ दिखाई दिए। हालांकि वह निश्चित नहीं था। जमीन, शौचालय और सिंक पर चिकनाई की एक मोटी परत जमी हुई थी। पूरी जगह सड़ी गली, मैली और डरावनी लग रही थी। उसने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, बत्तियां बुझा दी, मोमबत्ती जलाकर उसे दर्पण के सामने रख दिया। उसका हर कदम बड़ी हिम्मत की मांग कर रहा था। हर कदम उसकी सहनशक्ति को चुनौती दे रहा था। दरवाजा बंद करके ताला लगाने से आगंतुकों को यह आभास हो रहा था कि वे भूतों और राक्षसों के साथ अंदर बंद हो जाएंगे। इससे घुटन का एहसास और भी बढ़ गया। इतना ही नहीं, बत्तियां बुझाने से उनकी दृष्टि भी सीमित हो गई। अंधेरे में उनके पास चारों ओर देखने के लिए मोमबत्ती की हल्की रोशनी पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने दर्पण में खुद को देखा तो रुवान गुआंगजियान चीखने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी में उसका आधा चेहरा परछाई में ढका हुआ था। ये बेहद डरावना था। चीखने के बाद रुवान गुआंगजियान धीरे धीरे शांत हुआ। अब मुझे आगे क्या करना था? हाँ, सही है, अपनी आंखें ढकनी थी और 3 सेकंड तक इंतजार करने के बाद फिर से आईने में देखना था। रुवान गुआंगजियान ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, 3 तक गिना और फिर खोली। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसे आईने में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह खुद को भी नहीं देख पा रहा था। मोमबत्ती की रोशनी जलती रही, लेकिन रुवान गुआंगजियान का प्रतिबिंब हवा में गायब हो गया। रुवान गुआंगजियान के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही आईने में अचानक 2 लाल आंखें दिखाई दीं। वे आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और उनसे खून की 2 धाराएं बह रही थीं। उन आंखों से खून तेजी से बहकर शीशे के फ्रेम पर गिरा और फिर बाहर सिंक में बाहर। सभी ने एक और दिल दहला देने वाली चीख सुनी। पेईकियान ने अपना हाथ सीने पर रख लिया। चूंकि वह बाहर था, इसलिए उसे भूतिया घर इतना डरावना नहीं लगा। असल में रुवान गुआंगजियान की चीखें उसे सबसे ज्यादा डरा रही थीं। और देख न पाने के कारण पेईकियान ने कहा, अगर तुम्हें लगे कि वह गिरने वाला है तो उसे तुरंत बाहर ले आओ। बाकी सबने सिर हिलाया और रुवान गुआंगजियान को बचाने के लिए ऐसे इंतजार करने लगे जैसे वे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। चीखने के बाद रुवान गुआंगजियान जल्दी शांत हो गया। उसने नल चालू किया और हाथ धोने लगा, लेकिन नल से जो निकला वह साफ पानी नहीं था, बल्कि वह एक लाल गाढ़ा तरल था। रुवान गुआंगजियान ने फिर से जोर से चीख मारी और जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अजीब बात यह थी कि मोमबत्ती की रोशनी में उसके हाथ खून से लाल नहीं लग रहे थे। रुवान गुआंगजियान ने झटपट नल बंद कर दिया। मन ही मन खुद को संभालकर वह बाथटब में लेट गया। वह 10 सेकंड तक लेटा रहा, पर कुछ नहीं हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक कदम भूल गया था। बाथटब के बगल में एक जंग लगा टाइमर पड़ा था। रुवान गुआंगजियान ने टटोल कर उसे ढूंढा और हल्के से थपथपाया। फिर टाइमर से टिक टॉक की आवाज आने लगी और उल्टी गिनती शुरू हो गई। शांत बाथरूम में ये नीरस आवाजें किसी कर्कश ध्वनि की तरह लग रही थीं, जो रुवान गुआंगजियान की लड़खड़ाती मानसिक स्थिति को लगातार बिगाड़ रही थीं। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं और मन ही मन बार बार निर्देश दोहराता रहा, उसे कोई आवाज नहीं करनी है। टाइमर की टिक टिक के साथ समय बीतता गया, एक सेकंड करके। रुवान गुआंगजियान ने सोचा था कि टिक टिक की आवाज बंद होने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर वह गलत था। उसने किसी के ताला लगे दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज सुनी। रुवान गुआंगजियान ने ताले में चाबी डालने की आवाज भी सुनी। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दरवाजा कुंडी से बंद था। इसके बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बैंग बैंग। हर दस्तक के साथ रुवान गुआंगजियान की धड़कन तेज होती जा रही थी। बुरी तरह कांपते हुए उसके पास अपनी आंखों को एक हाथ से और मुंह को दूसरे हाथ से ढकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह आवाज निकालने से खुद को रोक सकता था। अचानक दस्तक बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने हार मान ली हो। हालांकि रुवान गुआंगजियान जानता था कि यह सब नकली है, फिर भी उसने राहत की एक गहरी सांस ली। लेकिन जैसे ही वह चैन की सांस ले रहा था, उसने दरवाजे की कुंडी के चटकने और फिर चरमराने की आवाज सुनी।
किसी कारणवश दरवाजा खुल गया था। रुवान गुआंगजियान ने भारी कदमों की आहट सुनी। ऐसा लग रहा था मानो तंग बाथरूम में घुसने वाला व्यक्ति बूट पहने हो। उसने उस व्यक्ति की सांसें तेज चलने की आवाज सुनी, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। उस व्यक्ति के चमड़े के बूट जमीन पर टकराते हुए धीमी आवाज कर रहे थे। फिर भी जैसे ही वे जमीन से उठे, ऐसा लगा जैसे वे खून के गड्ढों में फंसे हों। उसने अपने पीछे से कान फाड़ देने वाली घिसने की आवाज भी सुनी, जैसे कोई धातु को जमीन पर घसीट रहा हो। शायद वह कुल्हाड़ी या हथौड़ा था। रुवान गुआंगजियान ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी आंखें और मुंह ढके रखे, एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। पियाक, उस व्यक्ति ने बत्ती जला दी। फ्लोरोसेंट लाइट की किरणें रुवान गुआंगजियान की उंगलियों के बीच से होकर उसकी पलकों पर पड़ी, जिससे उसकी दृष्टि एकदम से खुल गई। उस व्यक्ति के कदमों की आहट बंद हो गई, लेकिन उसकी सांसें पास ही सुनाई दे रही थीं। बाथटब के पर्दे धीरे धीरे खुल गए। सांसों की आवाज करीब आती जा रही थी। रुवान गुआंगजियान को लगभग महसूस हो रहा था कि उस व्यक्ति की नाक से हवा निकलकर उसके हाथों पर पड़ रही है। क्लिक, टाइमर बंद हो गया। इसका मतलब था कि 3 मिनट पूरे हो गए थे। निर्देशों के अनुसार रुवान गुआंगजियान ने चुनौती पूरी कर ली थी। अब उसे बस अपनी आंखें खोलनी थीं। हालांकि रुवान गुआंगजियान ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने कदमों की आहट नहीं सुनी थी। वह व्यक्ति अभी भी बाथटब के बगल में खड़ा था, चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाए उसे देख रहा था। पूरे 1 मिनट बाद रुवान गुआंगजियान ने चुपके से अपनी उंगलियों के बीच से झांका और बाहर ध्यान से देखा। फ्लोरोसेंट लाइट में सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। जिस हत्यारे की उसने अपने मन में कुल्हाड़ी से कल्पना की थी, वह वहां नहीं था। रुवान गुआंगजियान ने राहत की एक गहरी सांस ली। वह बाथटब से बाहर निकला, उसके पैर कांप रहे थे। वह बस एक एक कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की ओर चल सका। दरवाजा अभी भी बंद था। किसी ने उसे नहीं खोला था। रुवान गुआंगजियान ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली और उसे अंदर की ओर खींच लिया, बाहर निकलने के लिए तैयार। लेकिन दरवाजे के बाहर एक ताजा, खून से सना हाथ का निशान और खून से लथपथ कुल्हाड़ी पड़ी थी। बाहर मौजूद सभी लोग अपराध बोध से भर गए। चेन कांगतुओं को पूरे समय चिंता थी कि रुवान गुआंगजियान डर के मारे बुरी तरह घबरा जाएगा। आखिरकार ये बड़ा बॉस पेई के अच्छे दोस्तों में से एक था। घोस्ट जनरल पर काम शुरू होने के बाद से ही वह तेंगा के लिए कॉन्सेप्ट आर्ट बना रहा था। ये कहा जा सकता है कि इस आदमी ने तेंगा को आज जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचते देखा है। ये भी कहा जा सकता है कि एक हद तक रुवान गुआंगजियान की कला ने ही तेंगा के खेलों को उनकी आत्मा दी थी। अगर उन्होंने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को इतना डरा दिया कि वह उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दे, तो उनमें से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। यहां तक कि पेई कियान को भी लगने लगा था कि वह हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। अरे, बदले का ये सिलसिला कब खत्म होगा? चूंकि मैंने उसे इतना डरा दिया है, तो मैं उसे माफ कर देता हूं। खैर, मैंने अपना बदला ले लिया है। फिलहाल मैं उसे अपनी नोटबुक में नीचे रख सकता हूं। ये देखकर कि आखिरी बार डराने का असर रुवान गुआंगजियान पर हो गया है, सभी जल्दी से उसे लेने के लिए दौड़ पड़े। क्या आप ठीक हैं? आप बहुत डर तो नहीं गए? जल्दी जल्दी जल्दी, बड़े बॉस कृपया बैठ जाए। सब लोग रुवान गुआंगजियान को पास की कुर्सी तक ऐसे ले गए जैसे तारे चांद को थामे हों। चिंतित पेई कियान ने पूछा, कैसा रहा? सब ठीक था। रुवान गुआंगजियान का चेहरा लाल हो गया था और वह जोश से भरा हुआ लग रहा था। उसने कहा, बॉस पेई, भूतिया घर शानदार था। उसने अंगूठा उठाकर कहा, और भी प्रोजेक्ट हैं। मैं फिर से जाना चाहता हूं। पेई कियान उलझन में दिख रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। रुवान गुआंगजियान की चमकती निगाहों ने उसे बिल्कुल अलग इंसान बना दिया था। पेंटिंग करते समय भी वह इतना उत्साहित नहीं दिखता था। पेई कियान को लगा जैसे वह किसी धोखे में आ गया हो। क्या आपने नहीं कहा था कि आपको भूतिया घर सबसे ज्यादा डराते हैं? फिर भी आप दोबारा जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? आम लोग एक बार अनुभव करने के बाद दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोग पीले और घबराए हुए दिखते और उनके पैर कांप रहे होते। लेकिन तुम एकदम तरोताजा और जीवंत लग रहे हो। तुम तो मानसिक रूप से भी एकदम तैयार लग रहे हो और एक और रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए बेताब हो। इस दृश्य ने कमरे में मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। बॉस पेई हमेशा की तरह सबसे जल्दी संभलें। दांत पीसते हुए पेई कियान ने कहा, क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? उसे बाकी 2 प्रोजेक्ट्स पर काम करने दो। बॉस पेई, मैं विमान में चढ़ने जा रहा हूं। इस दौरान इतनी अच्छी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद। चाहे शुरुआत में रोलर कोस्टर हो या अंत में भूतिया घर, हर चीज ने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। मैं यहाँ बिताए अपने समय को कभी नहीं भूलूंगा। भूतिया घर ने मुझे जिंगजोऊ जाने का एक और कारण दे दिया है। वापस आते ही मैं तुरंत रहने का इंतजाम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि बॉस पेई भूतिया घर का निर्माण भी तेजी से करवाएंगे। मैं उनके तीसरे बड़े प्रोजेक्ट को खुद देखने के लिए बेताब हूँ। चीनी नव वर्ष के बाद मिलते हैं। रुवान गुआंगजियान का संदेश पढ़ने के बाद पेई कियान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और अपनी दोनों बाहों को बगल में ढीला छोड़ दिया।
मैं बहुत गुस्से में हूँ। पेई कियान का दिल दबी हुई निराशा से भरा हुआ था। जब रुवान गुआंगजियान पहली बार आया था तब उसने उसे ये दिखाने की कोशिश की थी कि बॉस कौन है, लेकिन अंत में उसने उसे खूब परेशान किया था। फिर उसके जाने से पहले उसने उसे फिर से ये दिखाने की कोशिश की कि बॉस कौन है, लेकिन अंत में उसने उसे एक बार फिर से मनोरंजन दिया। बॉस पेई तब भी इतना बुरा नहीं कर पाए थे जब शिक्षक कियाओ जिंगजो आए थे। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि रुवान गुआंगजियान पहले मिनी प्रोजेक्ट से बुरी तरह डर गया था। वह चीख रहा था और कांप रहा था। फिर भी जब वह बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने तो बाकी मिनी प्रोजेक्ट्स भी करने की जिद की, इसलिए पेई कियान ने तुरंत उसे बाकी 2 मिनी प्रोजेक्ट्स करने की अनुमति दे दी। रुवान गुआंगजियान ने भी वैसा ही बर्ताव किया। वह पूरे अनुभव के दौरान घबराया हुआ था, जिससे सबको लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर जाएगा। हालांकि जब भी वह बाहर निकला वह तरोताजा और खुश नजर आया। जोश से भर उठा और दोबारा जाने की इच्छा जताए। पेई कियान ने तीनों मिनी प्रोजेक्ट्स के पूरा होने का पूरे 1 महीने तक इंतजार किया था। फिर भी सिर्फ 1 घंटे में रुवान गुआंगजियान उन सभी में विजयी हो गया। पेई कियान के पास रुवान गुआंगजियान को सिर ऊंचा करके जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह और कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे पेई कियान ने हजारों खतरों से भरी एक लंबी, कठिन यात्रा की तैयारी की हो। लेकिन उसने 3 दिनों में ही यात्रा पूरी कर ली और कहा, बस इतना ही। यह असहनीय था। बस इंतजार करो, थरिला हॉस्टल के पूरा होने का इंतजार करो। तुम इतने डर जाओगे कि बाहर निकलने के लिए तुम्हें दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। पेई कियान ने मन ही मन गुस्से से कहा।